अध्याय 881 राजा की तिजोरी। राजा के महल के नीचे क्वीन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट उभर आई, क्योंकि उसने कल्पना की कि दूसरे पक्ष को अपनी राह नहीं मिल रही है। अरे यार, काश मुझे पता होता कि इस सारी गड़बड़ी के लिए किसे दोषी ठहराना है, तो ये पल थोड़ा मधुर हो जाता। क्वीन ने सोचा, लेकिन वह बस उस जोकर के बारे में सोच रहा था जो उससे मिलने आया था। ठीक है, आपको यकीन है कि मुका और जिन आपकी योजना का पालन करेंगे, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर मुझे सहमत होना पड़ेगा। विंसेंट ने टिप्पणी की। हालांकि मुझे लगता है कि हमने जो कुछ भी किया है उससे हमने दूसरे पक्ष को केवल विलंबित ही किया है। हमें अभी भी नहीं पता कि उन्हें खून की आवश्यकता क्यों होगी, या सबसे बुरी स्थिति में ब्रायस शुरू से ही हमारे साथ खेल रहा था और आखिरकार वह उस स्थिति में पहुंच गया जहां उसे होना चाहिए था। क्वीन को इस बात पर शक सिर्फ ब्रायस की उस प्रतिक्रिया के कारण हुआ जो उसने महल में प्रवेश करते समय की थी। फिलहाल क्वीन अपनी स्थिति को लेकर इतना घबराया हुआ नहीं था, क्योंकि अगर ब्रायस राजा बन गया होता तो ड्वाइट की मौत के लिए उसके पास सबसे अच्छा बहाना यही होता। जिस तरह क्वीन को ब्रायस पर शक नहीं था, उसी तरह उल्टा भी होना चाहिए। हालांकि एक बात तो विंसेंट सही थे, वह ये कि इस छोटे से कदम से उन्हें यकीन नहीं था कि इससे दूसरे पक्ष की योजनाओं पर थोड़ा भी असर पड़ेगा या नहीं। क्या आप वाकई अपना वोट ब्रायस को बदलना चाहती हैं? जिल के शब्द हकलाने लगे, वह इतनी गुस्से में थी। हम दोनों ने इस बारे में सोचने का समय लिया है और हमारा मानना है कि मौजूदा वैम्पायर बस्ती जिस स्थिति में है उसके लिए ब्रायस सबसे उपयुक्त नेता है। मुका ने जवाब दिया। अगर समय पहले जैसा होता तो मुझे लगता है कि सिंडी सबसे अच्छी पसंद होती। इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ है और मुझे डर है कि अगर सिंडी प्रभारी होती तो ये फिर से होता, जबकि ब्रायस के लिए ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उसके खिलाफ जाएंगे, चाहे वह सही रास्ता चुने या गलत। हम परिषद के सदस्य होने के नाते केवल उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। मुका को अपनी स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत नहीं थी। वह अपनी इच्छानुसार वोट देने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन वह सिंडी का समर्थन करने वाले अन्य लोगों को ठोस कारण बताना चाहता था, ताकि ऐसा न लगे कि उसे धमकाया जा रहा है या नियंत्रित किया जा रहा है, जैसा कि कुछ अन्य लोगों ने सोचा होगा। इस तरह जब क्राउन बदला जाएगा तो वे ब्रायस को ज्यादा स्वीकार करेंगे। ठीक है, चलो एक घोषणा करते हैं। एक नए राजा का फैसला हो गया है और हम 1 घंटे के भीतर राज्याभिषेक समारोह करेंगे। सभी को महल के सामने बुलाकर यह खबर सुनाओ। ब्रायस ने राजा के रूप में अपना पहला आदेश देते हुए कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। जल्द ही बस्ती के सभी लोगों को यह संदेश भेज दिया गया कि वे एक बार फिर राजा के महल के सामने बने चौक में इकट्ठा हों। इस बार वहां कोई मंच नहीं बनाया गया था, क्योंकि वे ताज पहनने वाले के बाहर आकर अपना पहला आधिकारिक भाषण देने का इंतजार कर रहे थे। लोगों को ये तो नहीं पता था कि राजा के रूप में किसे चुना गया है, लेकिन उन्हें इस बात का आश्चर्य था कि कोई द्वंद्वयुद्ध नहीं होगा। उन्हें मतों के बंटवारे का पता था और उन्हें लगा कि शायद द्वंद्वयुद्ध की नौबत आ जाए, लेकिन घोषणा होने से उन्हें पता चल गया कि किसी को चुन लिया गया है। सभी को चौक के सामने इकट्ठा होने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन जो लोग 10वें भीतरी किले वाले क्षेत्र में थे वे अपनी जगह से नहीं हिले। हालांकि उन्हें आमंत्रित किया गया था। पॉल को शायद पता था कि उनके लिए बस बुरी ही घटनाएं इंतजार कर रही हैं, और उसने 10वें परिवार के लोगों से कहा था कि वे सिर्फ क्वीन के आदेशों का पालन करेंगे और बस। वह क्वीन के आखिरी शब्दों का पालन करेगा। इससे पहली बार पीटर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वे दोनों एक ही विचारधारा के थे। सभी पिशाच उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, राजा के महल की ओर ऊपर की ओर देख रहे थे। विशाल महल के लगभग आधे रास्ते पर एक बालकनी थी जहां से राजा बाहर निकलता था, और आमतौर पर केवल राजा और उसके शाही शूरवीर ही बाहर निकल पाते थे। वे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे और अंततः महल से एक तेज हॉर्न बजा। यह एक ही ध्वनि थी जो राजा के आगमन का संकेत थी। दरवाजे पूरी तरह खुल गए, और जब उन्होंने ब्रायस को उन दरवाजों से अंदर आते देखा तो भीड़, खासकर प्रथम परिवार, जयकारे लगाने लगी। बस्ती के ज्यादातर पिशाच परिवारों के बीच चल रही राजनीति के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। ज्यादातर जो कुछ भी होता था वह महल के अंदरूनी इलाकों के बीच होता था और पूलिंग एरिया पर ज्यादा असर नहीं डालता था। इसलिए वे सबसे ताकतवर पिशाच के चुने जाने और सबसे बूढ़े पिशाच के चुने जाने से खुश थे। ब्रायस की यह छवि जनता के बीच बनी रही, इसलिए लोगों को लगा कि यह सही निर्णय था। उन्होंने हाथ बढ़ाकर भीड़ को शांत होने का संकेत दिया। हम, पिशाच परिषद, एक निर्णय पर पहुंचे हैं और उन्होंने प्रथम परिवार से मुझे, ब्राइस कैन को, राजा के रूप में चुना है। मुझे पता है कि हमने हाल ही में बहुत कुछ झेला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे शासन में वे दुखद दिन खत्म हो जाएं और मैं हमें वापस पहले जैसा बना दूं। मुझे उम्मीद है कि पिशाचों का भविष्य अच्छा होगा। ब्राइस चिल्लाया, और सभी लोग फिर से उत्साह से झूम उठे। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसके शब्दों का क्या मतलब है। अब मैं 2 नए शाही पिशाच शूरवीरों की घोषणा करूंगा, जिनका तुम्हें सम्मान करना होगा और जिन्हें जवाब देना होगा, जो शाही रक्षकों के भी प्रभारी होंगे। सबसे पहले, हमारे पास हमारी पीढ़ी का सबसे तेज पिशाच है और संभवतः अब तक का सबसे प्रसिद्ध पिशाच, 12वें परिवार से प्राइमा किल्टन।
प्राइमा को ब्रायस ने ही चुना था, वह हमेशा उसका समर्थक रहा था और उसकी कही बात सच थी। अगर ब्रायस सबसे ज्यादा ताकत वाला पिशाच था तो उसे एक ऐसा शूरवीर चाहिए था जो उसकी कमी पूरी कर सके, और गति एक अच्छा विकल्प था। हमारा अगला शाही शूरवीर जिसे चुना गया है कोई और नहीं बल्कि काइल डॉन है, जो सबसे बेहतरीन बचाव वाला पिशाच नेता है। हम तीनों मिलकर इस पीढ़ी को नई और महान चीज़ों की ओर ले जाएंगे। हम आप सबकी रक्षा करेंगे। ब्रायस ने अपना भाषण वहीं समाप्त करते हुए और हाथ हिलाकर अंदर जाते हुए कहा। लोगों से बातचीत संक्षिप्त थी, लेकिन अब उन्हें पता था कि उनका राजा कौन है, और यह संभावना कम थी कि वे उसे फिर कभी देख पाएंगे। हालांकि अब लोगों को इस बात की चिंता थी कि एक हफ्ते बाद एक और समारोह होगा, और उस समय नए नेताओं की घोषणा उनके स्थान पर की जाएगी, और इसमें प्रथम परिवार के स्थान पर एक नए नेता की नियुक्ति भी शामिल होगी। हालांकि समारोह अभी पूरा नहीं हुआ था। बाहर वालों के लिए तो ये पूरा हो गया था, लेकिन नेताओं के लिए कुछ और करना बाकी था। सिंहासन कक्ष में सभी लोग नए राजा और उनके दो शाही शूरवीरों के आने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। वे सिंहासन तक जाने वाले लाल कालीन के उस पार खड़े होकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। दरवाजे खुले और ब्रायस आगे बढ़ता रहा। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम सबको यहाँ क्यों बुलाया, ब्रायस ने कहा। जैसा कि तुम जानते हो, जब कोई राजा बनता है तो एक और काम करना जरूरी होता है। एब्सोल्यूट ब्लड कंट्रोल किताब और उसकी शक्तियां नए राजा को सौंपनी होंगी। हम सब जानते थे कि ड्वाइट ही इसकी देखभाल कर रहा था, और अगर मैं ड्वाइट को जानता होता तो वह ऐसी चीज सिर्फ एक ही जगह रखता। ब्रायस अपने हाथ में एक कुप्पी पकड़े हुए था और भव्य सिंहासन की ओर बढ़ता जा रहा था। कुछ सीढ़ियां चढ़ते ही शाही शूरवीर कुर्सी के पास पहुंचते ही रुक गए। अपनी असीम शक्ति का उपयोग करते हुए उसने कुर्सी को आसानी से एक तरफ धकेल दिया, और उसके पीछे एक अजीबोगरीब निशान वाला एक तहखाना था। अंदर कई अलग अलग आकृतियों वाला एक घेरा खून से बनाया हुआ लग रहा था। तुम पिशाचों ने कभी किसी नए राजा का चुनाव होते नहीं देखा, इसलिए मुझे शक है कि तुम्हें इसके बारे में पता होगा, लेकिन यहाँ एक तिजोरी भी है जहाँ 13 नेताओं के खून की एक बूंद से ही पहुंचा जा सकता है। यहीं पर किताब हमेशा रखी रहती है, यहाँ तक कि इस्तेमाल न होने पर खून का कवच भी रखा रहता है। ब्रायस ने खून की कुप्पी को पैटर्न पर फेंकते हुए कहा। कुछ सेकंड के लिए लाल निशान चमकने लगे और जल्द ही किसी चीज के खुलने की आवाज सुनाई देने लगी, क्योंकि दीवार का एक बड़ा टुकड़ा खुल गया और किनारे की ओर खिसक गया। हालांकि जब वह खुला तो वह जगह बहुत भव्य थी और बेकार खजानों और सोने जैसी चीजों से भरी थी। बीच में एक चबूतरे पर जहां किताब रखी जानी थी, और बगल में एक बड़े कांच के डिब्बे में जहां रक्त कवच होना चाहिए था, वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों वस्तुएं गायब थीं। समारोह शुरू होने से पहले ही ब्रायस सभी नेताओं से उनके खून की एक बूंद मांगने गया था। इसमें क्विन भी शामिल था, जो अभी भी भूमिगत बंद था। हालांकि ब्रायस ही वह नहीं था जो सीधे उससे मिलने गया था, क्योंकि अभी उनके मिलने का समय नहीं आया था। उसने सोचा, नेता के खून से भरी कुप्पी उसके लिए एब्सोल्यूट ब्लड कंट्रोल पुस्तक को अनलॉक करने और उसकी शक्तियां प्राप्त करने की तैयारी में बनाई गई थी। अब जबकि वह राजा बन गया था तो जाहिर है सभी नेताओं ने उसकी बात मान ली थी। ऐसा तो सिर्फ राजा ही कर सकता था। तिजोरी को देखकर उसके शरीर की हर कोशिका क्रोधित हो उठी। आखिर राजा की तिजोरी उसके सामने कैसे खुल गई? जिसने भी ये किया है तुरंत आगे आओ, ब्रायस चिल्लाया और अपनी बेंत को जमीन पर इतनी जोर से पटका कि बाहरी लकड़ी का आवरण, जो उसके गुस्से के बावजूद पहले कभी नहीं टूटा था, आखिरकार चकनाचूर हो गया। आवरण के नीचे उसकी तलवार दिखाई दी। ब्रायस के गुस्से का जवाब अन्य नेताओं की चुप्पी से मिला। ब्रायस को आधी उम्मीद थी कि किताब गायब होगी, क्योंकि उसे लगा कि शायद ड्वाइट की हत्या के समय भी वह किताब उसके पास होगी। इससे ये भी समझ में आता है कि ड्वाइट को निशाना क्यों बनाया गया। हालांकि उसके बहुत ज्यादा ताक झांक करने के अलावा उसे यह उम्मीद नहीं थी कि रक्त कवच भी गायब होगा। ब्रायस जानता था कि रक्त कवच हमेशा तिजोरी में रखा जाना चाहिए और केवल अनुरोध करने पर ही उसे पहना और निकाला जा सकता था। इसलिए राजा के देहांत समारोह के बाद रक्त कवच को वापस तिजोरी में रख दिया गया। ये देखकर कि वह अब वहां नहीं था, इसका एक ही अर्थ था कि तिजोरी खोल दी गई थी। इस बारे में सोचते हुए इसका मतलब है कि हमारे सारे खून से युक्त रक्त का भंडार होना चाहिए, जिसका पता सिर्फ ड्वाइट को ही पता हो। अगर ड्वाइट यहाँ होता या उसे मृतकों में से जीवित करना संभव होता तो मैं जरूर करता। ऐसे कई सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ब्रायस ने सोचा, लेकिन उस बारे में सोचते हुए उसे लगा कि शायद कोई और भी होगा जो इन सब घटनाओं से वाकिफ होगा। एकमात्र अन्य व्यक्ति जो बंद था, काइल, प्राइमा, ये तुम्हारा पहला काम होगा। सुनिश्चित करो कि तुम शाही रक्षकों में से हर एक से पूछताछ करो। बूढ़े राजा की चिर निद्रा से लेकर अब तक मैं उन सभी के बारे में जानना चाहता हूं जो इस महल में आए और गए और किस समय। जिसने भी ये किया है हम उसे ढूंढकर सजा देंगे, और यह कोई मामूली बात नहीं होगी। बाकी नेताओं के लिए भी मेरा सुझाव है कि आप भी ऐसा ही करें। जब आपको अपने परिवार के लोगों से पूछताछ करने का समय मिल जाए तो हम परिषद की मेज पर एक और बैठक करेंगे।
मुझे पता है कि परिषद की मेज पर अभी सभी सीटें नहीं भरी हैं, लेकिन हमें 10वें नेता के बारे में भी बात करनी चाहिए। क्या सब समझ गए? उन्होंने जवाब देने के बजाय सिर हिला दिया, जिससे ब्रायस को फिर से गुस्सा आ गया, इस हद तक कि उसने अपना पैर जमीन पर पटक दिया, जिससे फर्श के टुकड़े चारों ओर फैल गए। जी हाँ महाराज, सबने उत्तर दिया और चले गए। कमरे से बाहर निकलते हुए मुका और जिन सिर हिला रहे थे, सोच रहे थे कि क्या उन्होंने जो किया वो सही था। ब्रायस राजा की भूमिका निभा रहा था, बस कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह से। राजा के महल के नीचे क्वीन को आखिरी बार आए ज्यादा समय नहीं हुआ था और एक बार फिर किसी को उसका खून लेना था। बस इस बार वे शाही वर्दी पहने हुए थे। विंसेंट ने बताया कि इसकी सबसे संभावित स्थिति क्या थी, यानी राजा या रानी में से किसी एक को चुना गया था। हालांकि शाही रक्षकों से पूछने पर कोई नतीजा नहीं निकला और क्वीन को कुछ देर के लिए वहीं अकेला छोड़ दिया गया। मुझे क्या करना चाहिए? क्वीन ने सोचा। उसे सबसे ज्यादा चिंता बाहरी दुनिया से संपर्क न होने की थी और अक्सर जब भी क्वीन से मिलने जाते तो वे उसे और भी अजीब सुइयां दे देते, जिससे उसे अपने एमसी पॉइंट वापस नहीं मिल पाते। हालांकि उसके पास एक चाल थी, लेकिन वह इसका इस्तेमाल तभी कर सकता था जब वह इस कमरे से बाहर निकलता। कई घंटों बाद दरवाज़ा फिर खुला और इस बार कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसकी क्वीन को उम्मीद नहीं थी। आमतौर पर उसके कदमों के बाद उसकी बेंत की खटखट की आवाज़ आती, लेकिन वह टूटी हुई थी। जब तक मैं यहाँ नीचे हूँ तुम मुझसे लड़ने की कोशिश तो नहीं करोगे, है ना? शायद तुम्हें मुझे नीचे उतार देना चाहिए और हम एक राउंड खेल सकते हैं, क्वीन ने घबराते हुए कहा, ब्राइस के हमले के लिए खुद को तैयार करते हुए। ब्राइस क्वीन के ठीक सामने रुका और दीवार से बंधे हुए उसे देखने लगा। अब तुम्हें मुझे अलग तरह से संबोधित करना चाहिए। अगर तुम कर सकते तो मैं तुम्हें झुकने के लिए कहता, ब्राइस ने कहा, और यही वह जवाब था जिसकी क्वीन को तलाश थी। मुका और जिन ने उसकी योजना का पालन किया और अब ब्राइस को राजा बना दिया गया था। मुझे पता चला है कि जिन और मुका वोट से कुछ समय पहले ही आपसे मिलने आए थे। मुझे लगता है कि मेरे राजा चुने जाने में शायद आपकी भी कोई भूमिका रही होगी। चलो, ये दिखावा मत करो कि मेरी और आपकी बनती नहीं है। हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसलिए आप उन्हें मेरे लिए वोट देने के लिए इसलिए कहेंगे क्योंकि आपको दूसरे पक्ष पर कम भरोसा है। देखिए, एक समस्या आ गई है। एब्सोल्यूट कंट्रोल ब्लड पुस्तक रक्त कवच के साथ चोरी हो गई है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वे दोष किस पर डालेंगे, खासकर जब कोई अपनी छाया में दूसरों से चीजें छिपाने की क्षमता रखता है। मुझे तुम पर शक नहीं है क्विन, यही वजह है कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम मुझे वह सब कुछ बताओ जो तुमने और ड्वाइट के बीच पता लगाया था। क्विन ने कुछ देर सोचा। किसने सोचा था कि उन दोनों को ऐसी स्थिति में डाल दिया जाएगा? तुम मेरे लिए क्या करोगे? क्या तुम मुझे आज़ाद करोगे? तुमने खुद कहा था, तुम जानते हो कि मैं इसके पीछे नहीं हूं, क्विन ने पूछा। और जैसे ही मुझे कुर्सी मिलती है मैं अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग करूंगा। बेवकूफ़ मत बनो। दूसरे नेता इसकी इजाज़त नहीं देंगे। एक राजा को अपने अनुयायियों के सामने भी अपनी योग्यता साबित करनी होती है। बिना प्रजा के राजा का क्या मतलब? जब तुम यहाँ बंधे हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम ये जानकारी अपने पास रख सकते हो और यह बेकार हो जाएगी क्योंकि तुम पर ड्वाइट की हत्या और सामान चुराने का आरोप लग जाएगा, या तुम मुझे बता सकते हो और मेरी वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं मामलों की जांच कर सकता हूँ। क्या आप 10वें महल की रक्षा करेंगे? क्विन ने पूछा। लेकिन ब्रायस ने कुछ नहीं कहा, जिससे क्विन और भी ज्यादा नाराज हो गया। वह कभी नहीं चाहता था कि यह व्यक्ति राजा बने। अगर कोई और होता तो वे इस जानकारी के लिए इतनी बेताब होते कि समझौता करने या सौदा करने को तैयार हो जाते, लेकिन क्विन समझ गया था कि ब्रायस किसी भी बात पर राजी नहीं होने वाला। क्विन या तो उसे बता सकता था या नहीं। ठीक है, क्विन ने कहा, और उसने सिंडी और जिल के बारे में अब तक जो कुछ भी पता चला था वह सब बताना शुरू कर दिया। कहानी सुनकर ब्रायस शांत लग रहा था और उसे भी इन दोनों का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं लगी। जब क्विन का काम खत्म हो गया तो ब्रायस दरवाजे से बाहर की ओर चलने लगा। रुको ब्रायस, मैंने तुम्हें राजा बनने में मदद की। जब मैं कर सकता था तब मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और अब मैंने तुम्हें यह भी बता दिया है कि हर चीज़ के पीछे कौन हो सकता है। कम से कम एक चीज़ तो तुम पर मेरी देनदारी है, इसलिए 10वें लोगों की रक्षा करो। तुमने खुद कहा, अब तुम राजा हो तो वे भी तुम्हारे लोग हैं। क्विन चिल्लाया, लेकिन कोई शब्द नहीं बोला गया और ब्राइस कमरे से बाहर चला गया। इसके तुरंत बाद वह परिषद कक्ष में गया जहां सभी नेता धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वे राजा के अनुरोध पर एकत्रित हुए थे। शाही रक्षकों से विस्तृत जानकारी लेने के बाद भी ब्रायस को कुछ नहीं मिला, इसलिए उसने क्विन के पास जाने का फैसला किया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि अन्य नेताओं को कुछ भी पता नहीं था, या कम से कम उन्होंने ऐसा दावा किया कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। अगर किताब और कवच के बारे में कोई नई जानकारी नहीं मिलती तो हम 10वें नेता क्विन टैलेन के अगले विषय पर आगे बढ़ेंगे। ब्रायस ने शुरू किया, क्या इस मामले पर किसी के पास कोई राय या कोई नया सबूत है?
केवल एक व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया था, सिंडी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुझे सिया से पता चला कि उनके पास एक रक्त परी है। इसीलिए सभी को हाई अलर्ट पर रखा गया था। जो कोई भी उन चीज़ों को रखता है, वह सिर्फ पिशाचों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ऐसा करता है। हमें पता चला कि उसके उपकरणों में वही खून है जो ड्वाइट में पाया गया था, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम किसका इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि इससे ये पुष्टि नहीं होती कि क्विन ने ही ड्वाइट को मारा था, नहीं इससे ये पुष्टि होती है कि उसके पास कोई रक्त परी है, सिर्फ इसलिए कि उसके पास रक्त परी उपकरण है, मोका ने कहा। हालांकि मैं मानता हूं कि वह हमारा मुख्य संदिग्ध है। अच्छा, क्यों न हम इस बात की पुष्टि कर लें कि उसके पास रक्त परी है। ज़रूर बड़ी मात्रा में रही होगी, और हो सकता है कि हमें महल में और सबूत मिल जाएं। जिल ने कहा, अगर उसके पास रक्त परी है तो कौन जाने वह और क्या छिपा रहा है, शायद रक्त की किताब और भी बहुत कुछ। वह लगातार ड्वाइट से मिलता रहता था, तो हो सकता है कि उसे रक्त मिल गया हो। कमरे में ज़्यादातर लोग साफ तौर पर सारा दोष 10वें परिवार पर मर रहे थे, और ब्रायस ये समझ सकता था। किसी के भी फैसले को प्रभावित करना मुश्किल होने वाला था। बहुत अच्छा, मैं सहमत हूँ। किसी को 10वें महल में जाकर यह पुष्टि करनी होगी कि वहाँ एक रक्त परी है, ब्रायस ने कहा। हालांकि नेता के अनुयायियों के साथ 10वें महल में प्रवेश करना मुश्किल हो सकता है। तो जिल, तुम महल में क्यों नहीं जाती? अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मेरा सुझाव है कि तुम अपने साथ एक सेना लेकर आओ। मुझे शक है कि 10वां उसे यूं ही तुम्हारे हवाले कर देगा। 10वां परिवार कमज़ोर है, इसलिए अपनी योग्यता साबित करो, ब्रायस ने कहा। वहाँ केवल एक ही ज्ञात पिशाच बस्ती थी जहाँ सभी 13 परिवार एक साथ रहते थे। वे एक ही क्षेत्र में सिमटे हुए थे क्योंकि यही सारे संसाधन थे और सभी नेता एकत्रित होते थे। यह एक मानव नगर जैसा था। इससे परिवार के नेताओं के लिए उन पर नज़र रखना और उन्हें नियंत्रित करना एक तरह से आसान हो गया था। यदि किसी को बस्ती छोड़नी होती थी तो वह ऐसा केवल सख्त नियमों के तहत ही कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिशाच खुद को गुप्त रखना चाहते थे, ऊपरी तौर पर, और लोगों को भी ऐसा लगता था मानो वे एक ही इकाई हैं जो मिलकर काम कर रही है। हालांकि उच्च पदस्थ लोगों को पता था कि 13 परिवारों के बीच दूसरों की सोच से कहीं ज्यादा फर्क था। अतीत में भी विशेष 14वें परिवार ने अलग होकर अपनी अलग बस्ती बना ली थी, जिसके बारे में आज के कई पिशाचों को पता नहीं था। बस्ती के बाहर ग्रह ज्यादातर जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था, और यहाँ भी किसी भी दूसरे ग्रह की तरह जानवर थे। कभी कभार जंगली परिचित भी होते थे जो उनकी दुनिया में आ जाते थे। वे पिशाच के अजीबोगरीब तरीकों से आकर्षित होते थे क्योंकि वे जहां भी होते, परिचित भी वहां पहुंच जाते थे। ग्रह बहुत बड़ा था, इसलिए उनके लिए उस पर मौजूद हर चीज पर नजर रखना मुश्किल था, और इसी कारण से काफी दूरी पर ब्लड्सकर्स अपना अड्डा बनाने में सफल रहे और पिशाचों को इसकी जानकारी वर्षों तक नहीं हुई। फिर भी इस ग्रह पर पिशाचों और रक्तचूसकों के रहने के लिए एक चीज की कमी थी, और वह था खून। पिशाचों की बस्ती में खून तो था, लेकिन रक्तचूसकों के पास नहीं था। खून से भरी गुफा को देखकर और ये देखकर कि रक्तचूसक कितने समय तक जीवित रह सकते हैं, सिल्वर को पता चल गया कि कोई उनके साथ काम कर रहा है। उसे बस यह नहीं पता था कि वह व्यक्ति कितना बड़ा था या वह कितना गहरा था। अभी जंगल के बीचों बीच पिशाच बस्ती और रक्तपिपासुओं के अड्डे के बीच सिल्वर, फैक्स, नेट और लियो रक्तपिपासुओं से घिरे हुए पीठ से पीठ सटाए खड़े थे। तभी एक आदमी वहां से निकला जिसे सिल्वर ने पहचान लिया। जब कोई पिशाच स्कूल में बड़ा होता था तो उसे पिशाचों के इतिहास के बारे में पता चलता था। हालांकि उसमें बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन एक बात तो सबको पता थी। पिशाचों की शुरुआत कैसे हुई? 13 मूल पिशाचों के साथ। यहीं से 13 परिवार आए थे। बेशक उनके समय में उनकी तस्वीर लेने के लिए कोई तकनीक नहीं थी, इसलिए उनके पास केवल पेंटिंग और रेखाचित्र ही संदर्भ के रूप में थे। लेकिन सिल्वर को इस बात का पूरा यकीन था, क्योंकि लियो ने उसे उस आदमी की आभा के बारे में जो बताया था, उसके आधार पर उसे इस बात का पूरा यकीन था, क्योंकि वह आदमी इस पेंटिंग के लगभग समान ही दिखता था, उसमें जरा सा भी बदलाव नहीं हुआ था। मैं 8वें मूल पिशाच नेता के प्रति सम्मान व्यक्त करती हूँ, सिल्वर ने अपना एक हाथ जमीन पर रखते हुए और सिर झुकाते हुए कहा। ये जगह बहुत बदल गई है, क्या पिशाच अब हमारे नाम भी नहीं जानते? तुम सब मूल रूप से हमारे द्वारा ही पैदा हुए थे या बदले गए थे, और लगता है सब भूल गए हैं। वह सही थी, चीजें बदल गई हैं। पिशाच ने हाथ उठाकर पीछे की ओर घुमाते हुए कहा, तुम्हें याद रखना होगा कि मेरा नाम रेमस स्नैकर है। ये शब्द चिल्लाते हुए वे इतने शक्तिशाली लग रहे थे कि सिल्वर को अपने शरीर कांपता हुआ महसूस हो रहा था, और जल्द ही उसका हाथ वापस बाहर आ गया, सीधे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसे लग रहा था कि रेमस असली उसके साथ कुछ करने वाला है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ये असली थे, उसे हट जाना चाहिए था या मार झेलनी चाहिए थी, पर क्या ये असली ब्लड्सकर्स के साथ काम नहीं कर रहा था? उसके मन में ढेरों विचार उमड़ रहे थे। वह बस वहीं जमी हुई थी। सिल्वर, फैक्स चिल्लाया, क्योंकि वह देख सकता था कि उसका हाथ उसके चेहरे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन वह तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा था।
उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसे खतरे में देखकर उसे बचाने के लिए जोर लगाना पड़ा। लेकिन एक आदमी ने तेजी से अपनी कुंड से एक गहरे लाल रंग की तलवार निकाली और उसकी तरफ बढ़ते हुए हाथ से टकराया। हाथ वापस तो नहीं लौटा, लेकिन हवा में ही रुक गया। मूल व्यक्ति ने कोई कठोर रक्त का उपयोग नहीं किया था, लेकिन मूल व्यक्ति का हाथ तब तक ठीक लग रहा था जब तक कि एक छोटा सा कट दिखाई नहीं दिया, और जल्द ही रेमस ने अपना हाथ खींच लिया। इस यात्रा पर लियो अपने साथ 2 तलवारें लाया था। लियो दोहरी तलवारबाजी नहीं करता था, इसलिए वह एक समय में केवल एक ही तलवार चला सकता था। यही उसकी विशेषता थी। वह 2 तलवारें इसलिए लाया था क्योंकि जाने से पहले उसने एलेक्स द्वारा बनाई गई एक तलवार पकड़ ली थी। पौराणिक स्तर के क्रिस्टल से बनी ये तलवार उसकी पिछली तलवार से कहीं ज्यादा मजबूत थी। इसमें कोई सक्रिय कौशल नहीं था, फिर भी यह शक्तिशाली थी और लियो के हाथों में एकदम सही थी। यही वजह थी कि यह और भी भयावह था कि उसके सामने वाले आदमी को उसके वार से सिर्फ एक खरोंच ही आई। कोई आश्चर्य नहीं कि पिशाचों को कभी जानवरों के हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर उनकी शुरुआत इसी तरह हुई थी तो क्या समय के साथ पिशाच कमजोर पड़ गए? लियो ने सोचा। रेमस का दूसरा हाथ मुक्त होने के कारण रक्त नियंत्रण का उपयोग करते हुए वह संक्रमित रक्त के कुछ हिस्सों को बाहर निकालने और उसे जमीन पर फेंकने में सक्षम था। परिरक्त, तो ये तुम्हारी खास चाल है। तुम्हारा पक्ष किसके साथ काम कर रहा है? क्या वेयरवुल्फ वापस आ गए हैं? रेमस बोला। सिल्वर रेमस की बातें नोट कर रहा था। उसकी बातें अजीब लग रही थीं, मानो वह अभी कुछ देर पहले ही उठा हो, और थोड़ा स्तब्ध था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। वह ऐसे जीवों के बारे में बात कर रहा था जो कई सदियों से अस्तित्व में नहीं थे। सिल्वर, क्या तुम यहाँ यूं ही खड़े रहोगे और इस आदमी को अपनी जान लेने दोगे? लियो चिल्लाया। मुझे नहीं पता कि यह आदमी कौन है, लेकिन मुझे साफ पता है कि अभी वह हमारे रास्ते में खड़ा है। तुम्हारा भाई अभी भी पहले जैसा नहीं रहा है और हम यहाँ मुसीबत में हैं। हो सकता है कि बाकी लोग हमसे भी बदतर हालत में हों। वह जानती थी कि लियो सही कह रहा है, लेकिन क्या वे किसी असली प्राणी से मुकाबला कर सकते थे? हजारों सालों तक जीवित रहने वाले अमर प्राणी। उनके पास अपनी ताकत निखारने के लिए किसी भी पिशाच से ज्यादा समय था, और लियो की तलवार ने उसे बस एक खरोंच ही दी थी। यद्यपि उसके पास अपने परिवार की कठपुतली थी, फिर भी वह इतने महान कठपुतली के खिलाफ जाने की कल्पना नहीं कर सकती थी। ब्लडस्कर अब जंगल से बाहर निकल आए थे और दूसरों की ओर बढ़ रहे थे, और अंततः उनमें से एक ने आदेश मिलने से पहले काफी देर तक प्रतीक्षा की थी, और वह फैक्स की ओर छलांग लगा दी, जबकि अन्य वहीं रुक गए। फैक्स, अपनी डोरी का इस्तेमाल करो, नेट ने कहा। डोरी? क्या बकवास है। मैं डोरी अपने साथ क्यों रखूं? और ऐसे राक्षस के खिलाफ इसका क्या उपयोग होगा? फैक्स चिल्लाया। ये देखकर कि फैक्स भी शायद लड़ना भूल गया है, नेट के पास फैक्स के सामने आकर उसके हमले को रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब उसकी कठोर होने की क्षमता नहीं रही थी, इसलिए वह केवल अपने पैरों से परछाई उठाकर ही वार रोक सकता था। हमले को रोक दिया गया, लेकिन नेट ये बता सकता था कि मुक्का कितना शक्तिशाली था, क्योंकि उसे लगा कि एक ही वार से उसने कितने मैक्सेल खो दिए थे। अगर तुम अपनी डोरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उसे अभी मारो, नेट चिल्लाया। फैक्स यही एक काम करना जानता था। उसे सच में नहीं पता था कि ये जीव क्या हैं, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता था कि उन्होंने उसे उस अंधेरी गुफा में बंद करके रखा था, और उसने अपना सारा गुस्सा निकालते हुए ब्लिडसुकर के पेट में घूंसा मारा, जिससे वह दूर जा गिरा, लेकिन वह बस थोड़ी ही दूर गया। यह मृत नहीं था, तथा उनके चारों ओर अभी भी बहुत कुछ था। मैं सिल्वर पर हमला नहीं कर सकती। हार मानकर उसने हाथ नीचे कर दिए। मैं किसी ओरिजिनल पर हमला नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो यह अपराध किसी भी दूसरे अपराध से बड़ा होगा। कोई बात नहीं, लियो ने कहा। तो फिर तुम बाकियों की रक्षा करो। लियो अपने बलबूते पर मूल लड़ाई लड़ने जा रहा है, और सिल्वर ये सोचने से खुद को नहीं रोक सकता कि यह एक हारी हुई लड़ाई है। भले ही उसके पास ताकत हो, लेकिन लियो के पास एक चाल थी। रेमस ने फिर से लापरवाही से अपना हाथ बढ़ाया, और लियो पहले की तरह उस पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। क्विन, मुझे ये सिखाने के लिए शुक्रिया, लियो ने सोचा, जैसे ही उसने अपने ब्लेड को क्यूई के दूसरे चरण में लपेटा और नीचे की ओर वार किया। कुछ सेकंड बाद रेमस का हाथ जमीन पर गिरता हुआ दिखाई दिया। 10वें महल ने पॉल के आदेश का पालन किया और पूल क्षेत्र से किसी को भी अंदर नहीं आने दिया, यहाँ तक कि 10वें परिवार के सदस्यों को भी नहीं। पिशाच छात्रों ने कुछ विरोध किया था, लेकिन पॉल ने उन्हें तुरंत चुप करा दिया था। हालांकि इस समय वैम्पायर नाइट 2 कारणों से बेहद चिंतित था। पहला कारण ये था कि हाल ही में पूल एरिया से ज्यादा लोग उनसे मिलने नहीं आए थे, और उसे लग रहा था कि इसका दूसरा कारण भी कुछ ऐसा ही है। एक नए राजा का चुनाव हो चुका था। चूंकि उनमें से कोई भी समारोह या परिषद की किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुआ था, पॉल को यकीन था कि 10वें परिवार को जरूर कुछ विरोध का सामना करना पड़ेगा। इन सब से पहले ही उनके साथ बाहरी लोगों जैसा व्यवहार किया जा चुका था, और इससे यह बात और भी स्पष्ट हो गई। कुछ तो होने वाला है, और वो जल्द ही होने वाला है।
पॉल ने अपना मास्क पकड़े हुए कहा। लगभग हर घंटे उसने लियो और उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश की जो चले गए थे, लेकिन इतने समय बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। लियो, आप युद्ध के नायक हैं जिन्होंने मानव जाति की बहुत मदद की है। मैं बस आशा करता हूं कि आप यहां फिर से अपना जादू चला सकें। लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस बार वे लियो या बाकियों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। उनके महल के बाहर 8वें परिवार के लगभग 500 लोगों की एक छोटी सी सेना उनकी ओर बढ़ रही थी और सबसे आगे उनकी नेता जिल थी। हाल ही में उनके पास कोई आगंतुक नहीं आया था। इसका कारण ये था कि पिशाचों को पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि क्या हो सकता है, तथा उन्हें उस समय के लिए क्षेत्र खाली करने का आदेश दिया गया था। जिल अपने साथ महल के अंदर से 50 पिशाच लेकर आई थी, जिनमें से कुछ उसके सबसे ताकतवर योद्धा थे और एक पिशाच शूरवीर, एक नर पिशाच जिसके पूरे चेहरे पर जख्म का निशान था। बाकी पिशाच ज्यादातर पूलिंग क्षेत्र से थे। वह जानती थी कि महल में कितने पिशाच होने चाहिए, 200 से कुछ अधिक, लेकिन उसने सोचा कि यदि उसकी सेना उनके विरुद्ध हो तो भी बराबर संख्या में होने पर भी वह नहीं हार सकती, कम से कम उनके नेता के बिना तो नहीं। मैं सच में ये नहीं करना चाहती। जिल ने आह भरी। सब लोगों में से मुझे ही क्यों चुनकर ये सब करना? लड़ने में मेरी क्षमता इतनी भी अच्छी नहीं है और मुझे सेना लाने को कह रहा है। क्या उसे सचमुच लगता है कि 10वां परिवार लड़ने की कोशिश करेगा? वो किसी और को जांच करने के लिए कह सकता था। ये सच है कि हमने परिवार के लिए कोई काम नहीं किया है, उसके शूरवीर टीफू ने जवाब दिया। ये दूसरे परिवारों को ये याद दिलाने का एक अच्छा मौका होगा कि अपनी क्षमता के बावजूद हम अभी भी मजबूत हैं और ऐसा करके हम राजा के सामने अपनी रक्षा कर सकते हैं। अगर मेरी बात मान ली जाए तो वह ज़्यादा समय तक राजा नहीं रहेगा। जिल ने सोचा। मुट्ठी भींचते हुए वह महल की ओर बढ़ी। जब वे आखिरकार करीब पहुंच गए तो जिल की नज़र सामने के गेट के पास दीवारों के ऊपर बने 2 बड़े टावरों पर पड़ी। उसने गौर से देखा, लेकिन उसे उनमें कोई नज़र नहीं आया, लेकिन उनकी विनाशकारिता अफवाहों के जरिए फैल गई थी, जिससे वह चिंतित हो गई थी। मैं सैम बोल रहा हूँ, सामने वाले गेट पर। क्या तुम मुझे सुन सकते हो पॉल? एक सेना हमारी तरफ आ रही है और ऐसा नहीं लग रहा कि वे यहाँ किसी दोस्ताना बातचीत के लिए आए हैं, सैम ने बताया। कितने लोग हैं? जब तुम सेना कहते हो तो क्या उनके साथ कोई नेता मौजूद है? पॉलुस ने पूछा। मुझे ठीक से पता नहीं है कि नेता कैसे दिखते हैं, लेकिन संस्थापक के पास 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी संख्या लगभग 500 है। 500 लोगों को मुख्य द्वार की ओर लाने के लिए वे कोई साधारण सी बात नहीं मांगने वाले थे। पॉल जानता था कि इसका मतलब है कि वे यहाँ लड़ाई के लिए तैयार हैं। सबसे पहले पॉल ने सभी चैनल खोल दिए ताकि मास्क पहने हर कोई एक दूसरे से बात कर सके और भेजे जा रहे सभी संदेश सुन सके। उत्तरी द्वार पर एक सेना है। पूर्वी और पश्चिमी द्वार पर जो लोग हैं वे अपनी जगह पर डटे रहें, चाहे लड़ाई छिड़ ही क्यों न जाए। उन्हें और भड़काने की कोशिश मत करो और स्थिति को और बिगाड़ने से पहले पता लगाओ कि वे क्या चाहते हैं, पॉल ने आदेश दिया। ये जानते हुए कि क्या हो सकता है, उसने महल में लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और युद्ध के लिए तैयार होने लगा। सैम ने सिर हिलाया और आत्मविश्वास से बाहर निकलने लगा। लिंडा उसके दाहिनी ओर और पीटर बाईं ओर। उत्तरी द्वार पर जो लोग थे उनमें लैला, सिया, वेविल और डेनिस शामिल थे, जबकि महल में जो लोग रुके थे वे सिल, लोगन और एलेक्स थे। इसके कुछ कारण थे। सबसे प्रमुख कारण ये था कि सिल और लोगन दोनों ही इंसान थे। सिल इस दुनिया में उतना ताकतवर तो नहीं था, लेकिन बोर्डेन हर समय उसके साथ रहता था ताकि अगर कुछ हो जाए तो उसे कोई नुकसान न हो। जहां तक एलेक्स का सवाल है, वह वास्तव में लड़ाकू नहीं था और साथ ही वह दूसरों के लिए एक रहस्य था। सैम उनके पास आकर झुका और बाकी दोनों को भी ऐसा ही करने का इशारा किया। उसके पैर हल्के से कांप रहे थे और उसने दूसरे समूह से काफ़ी दूरी बनाए रखने का ध्यान रखा ताकि पल भर में पीछे हटने को तैयार रहे। इससे पहले भी वह शापित गुट के साथ क्वीन की मदद करते हुए कई बार ऐसी बैठकों से गुजर चुका था, लेकिन किसी कारणवश इस बार पिशाचों पर एक अलग तरह का दबाव था। अब यहाँ खड़े होकर उसे पता था कि वह एक नेता से बात कर रहा है। हम राजा के आदेश से यहाँ हैं, जिल ने घोषणा की और सीधे सबके मन में बात की। प्रभावशाली बात यह थी कि वह सिर्फ अपने सामने बैठे तीनों से बात नहीं कर रही थी, बल्कि उसने महल में सभी को एक संदेश भेजा था। हाल की घटनाओं के कारण आपके नेता को कैद कर लिया गया है। हमारे पास यह मानने का कारण है कि 10वां परिवार परिषद की जानकारी के बिना एक रक्तपरी को अवैध रूप से शरण दे रहा है। हम अनुरोध करते हैं कि पूरे महल के भीतरी क्षेत्र में उस प्राणी की तलाशी ली जाए। हमें शांतिपूर्वक अंदर जाने दें, वरना हमारे पास बल प्रयोग के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। ये संदेश सुनकर पॉल को अब पता चल गया कि वे किसे ढूंढ रहे हैं। एलेक्स के सभी करीबी लोग भी समझ गए, क्योंकि जब उसने उनके हथियार बनाए थे तब उन्हें ये बात बता दी गई थी। एलेक्स उस कमरे से बाहर निकल आया जिसमें वह महल में था और सीधे अनुसंधान प्रयोगशाला में चला गया जहां लोगान सिल के साथ किसी काम में व्यस्त था। मैं क्या करूं? एलेक्स ने पूछा। वे मेरे लिए यहाँ हैं।
वह घबरा गया और उसके चेहरे पर खौफ के भाव थे। वह भाग जाना चाहता था, इस जगह से भाग जाना चाहता था, लेकिन साथ ही वह सोच रहा था कि उसकी वजह से बाकी सबका क्या होगा। क्या मुझे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए? हमारी योजना तो यही थी, पर यह काम नहीं करेगी। ये धत टेलीपोर्टर काम नहीं करेंगे। एलेक्स चिल्लाया। अगर पिशाच हमला करने आए होते तो पहले से ही एक योजना बनाई गई थी। सबसे बुरी स्थिति में वे टेलीपोर्टर्स का इस्तेमाल करके शापित जहाज की ओर वापस लौट जाते। अफसोस, उस योजना को पहले ही परखकर पॉल और लोगन ने एक बहुत बड़ी समस्या का पता लगा लिया था। किसी कारणवश टेलीपोर्टर काम नहीं कर रहे थे। इससे पॉल को वह समय याद आ गया जब वह पहली बार वैम्पायर ग्रह पर स्थानांतरित हुआ था और उन्होंने वापस जाने का प्रयास किया था। उस समय भी किसी कारणवश वे ऐसा नहीं कर पाए थे। पिशाचों के पास ऐसी तकनीक थी जो मनुष्यों के पास नहीं थी या उनकी समझ से परे थी, और लोगान का महान दिमाग भी इस समस्या को हल करने में असमर्थ था। लोगन ने अपने हाथ में पकड़ा एक औजार वर्कबेंच पर रख दिया और एलेक्स के पास गया। एलेक्स, क्या अब तक तुम पॉल को समझ नहीं पाए? वह यहाँ किसी से भी ज्यादा वैम्पायर से नफरत करता है, क्योंकि उन्होंने उसके और उसके लोगों के साथ जो किया है। तुम्हें क्या लगता है उसने राजा के समारोह में जाने से इनकार क्यों किया, और तुम्हें क्या लगता है हम इतनी देर से तैयारी क्यों कर रहे थे? चाहे वे तुम्हें चाहते हों या किसी और को, उसका जवाब एक ही होगा। बाहर आकर अपना सिर उठाकर सैम को यकीन नहीं हो रहा था कि पॉल ने उसे क्या करने को कहा था। पॉल ने तो बस उनसे गुजारिश की थी कि वे उन्हें परेशान न करें। मुझे लगता है कि इस अनुरोध से वह थोड़ा नाराज हो गया, सैम ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर सैम के पैर कांपना बंद हो गया और उसने लिंडा की ओर देखा और पीटर ने उनकी ओर सिर हिलाया। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, सैम चिल्लाया। अगले राजा या रानी के लिए मतदान के दौरान पॉल ने तय कर लिया था कि आगे जो भी होने वाला है उसके लिए उसे पूरी तरह तैयार रहना होगा। उस समय तक क्विन के साथ क्या होने वाला है इस बारे में अभी तक कोई खबर नहीं थी, और लियो का समूह अभी भी लापता होने के कारण वह देख सकता था कि स्थिति शायद बदतर हो जाएगी। इस वजह से पॉल पहले ये सुनिश्चित करना चाहता था कि लोग सुरक्षित रहें। लोगन ने दावा किया था कि उसके लिए शापित गुट के जहाज तक वापस जाने के लिए एक टेलीपोर्टर बनाना संभव हो सकता है। उसने कई बार निर्देशांक नोट कर लिए थे और पिशाच बस्ती में 10वें परिवार की प्रयोगशाला के उपकरणों सहित उसके लिए ऐसा करने के लिए पर्याप्त उपकरण मौजूद थे। पॉल ने टेलीपोर्टर्स के निर्माण के लिए 2 कारणों से सहमति दी थी। पहला ये कि इससे उन्हें ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त सैनिकों को बुलाने की सुविधा मिलेगी। हालांकि यह ज़्यादा सैद्धांतिक था। आखिरकार क्विन के बिना कितने लोग उसकी मदद की पुकार पर ध्यान देते। दूसरा कारण था उनका भागना, ताकि वे एक और दिन लड़ने के लिए जिंदा रह सकें। पॉल एक सतर्क व्यक्ति था और उसे कुछ परेशान कर रहा था, इसलिए वह चाहता था कि लोगान पोर्टल बनाए और उसे परीक्षण के लिए इस्तेमाल करे। निर्माण प्रक्रिया बिना किसी बाधा के चल रही थी, लेकिन तभी बुरी खबरें आनी शुरू हो गईं। यह अजीब है, पहाड़ों वाली लैब का पोर्टल तो ठीक काम कर रहा था, तो फिर इसमें क्या दिक्कत आ रही है? क्या कोई इसमें दखलंदाजी कर रहा है? लोगन ने सोचा। उसने कुछ भी किया, पोर्टल चालू ही नहीं हुआ। ये वही था जिसका पॉलुस को डर था, क्योंकि उसके साथ पहले भी कुछ ऐसा ही हो चुका था। यदि टेलीपोर्टर्स काम करते तो पॉल की योजना एलेक्स को शापित गुट के जहाज पर छिपाने की थी, कम से कम तब तक जब तक वे पूरी जगह की तलाशी नहीं ले लेते, लेकिन अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब है कि एलेक्स बच नहीं सकता? क्विन ने विंसेंट से बात करते हुए काफ़ी हैरान होकर पूछा। हाल ही में क्विन पर ड्वाइट को मारने के लिए परी के खून का इस्तेमाल करने के आरोप लगे थे। क्विन एलेक्स के लिए चिंतित था और उम्मीद कर रहा था कि अगर वे उसके पीछे आ भी गए तो कम से कम उसके लोग शापित जहाज पर वापस टेलीपोर्ट हो सकेंगे, लेकिन विंसेंट ने उसे बताया था कि यह संभव नहीं है। याद है जब मैंने तुमसे कहा था कि वैम्पायर ने सबसे पहले इस तकनीक का निर्माण किया था? खैर, लगता है जिसने भी इसे इंसानों से परिचित कराया उसने हमारी पुरानी तकनीक ही पेश की। सीधे शब्दों में कहें तो तुम इंसानों ने इसे अपडेट नहीं किया है, विंसेंट ने समझाया। पिशाच एक खास उपकरण की मदद से एक ऐसा क्षेत्र बना सकते हैं जो आपके सभी मानव टेलीपोर्टर्स को काम करने से रोक देता है। आमतौर पर वे ऐसा तभी करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उन पर हमला हो रहा है। मुझे लगता है कि जब ड्वाइट के साथ समस्या हुई थी तब उन्होंने ये सोचकर इसे पहले ही चालू कर दिया था कि आपके कुछ लोग भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे इससे भी ज्यादा कर सकते हैं। वे एक जोन के अंदर सभी टेलीपोर्टर्स को एक खास बिंदु पर पुनर्निर्देशित कर सकते हैं और टेलीपोर्टर्स को पूरी तरह से अलग जगह पर पुनर्निर्देशित कर सकते हैं, यहाँ तक कि गड्ढे में भी। अब क्विन महल में रहने वालों के लिए बहुत चिंतित था। आशा करते हैं कि मैंने उनके लिए अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त छोड़ दिया होगा, क्विन ने सोचा। जंग की तैयारी करो, तुम कोई बच्चे हो क्या? जिल चिल्लाए। ये कोई जंग नहीं होगी, बस मेरा 8वां परिवार तुम्हारे 10वें परिवार का कत्लेआम कर देगा। ये हम नहीं चाहते।
अपनी टेलीपैथिक क्षमता को पुनः सक्रिय करते हुए उसने ये सुनिश्चित किया कि आंतरिक महल क्षेत्र और महल क्षेत्र में हर कोई सुन सके कि वह क्या कह रही थी। सुनो, हम यहाँ सिर्फ रखपरी के लिए हैं। हम जानते हैं कि वे तुम्हारे बीच हैं। जब तक तुम उसे हमारे पास लाते हो तब तक किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर तुम इतनी मूर्खता करती रहोगी कि तुम उन्हें बचा सकती हो तो हमें ज़बरदस्ती घुसना पड़ेगा। बस हमें वो दो जो हम चाहते हैं और उन मूर्ख लोगों को बचाओ जो 10वें परिवार को चला रहे हैं। जिल चिल्लाई। वह कुछ देर तक किसी प्रकार की प्रतिक्रिया या किसी अन्य चीज़ के लिए इंतजार करती रही, लेकिन तब तक कुछ नहीं हुआ जब तक सैम ने अंततः बात नहीं की। मैं समझ सकता हूं तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम 10वें परिवार वालों को हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हो ताकि हम आपस में लड़ें। हम एक सच्चे परिवार की तरह हैं और तुम्हारी चालों में नहीं फंसेंगे। सैम ने कहा, हमारे पास तुम्हारी बेवकूफ़ ब्लड परी नहीं है, इसलिए जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ। जिल ने नीचे देखा और अपनी दोनों मुट्ठियां भींच लीं और जल्द ही मन हंसने लगी। ये सब कुछ बहुत ही अपमानजनक लग रहा था। मेरी बात कोई क्यों नहीं सुनता? वह बुदबुदाए। अगर तुम किसी रक्त परी को नहीं छिपा रहे होते तो तुम्हें हमें महल की तलाशी लेने देने में कोई दिक्कत नहीं होती। वह हाथ आगे बढ़ाते हुए और खून का वार चालू करते हुए चीखी। वह सैम की ओर बढ़ा और इतने जोरदार हमले में वह बस एक ही उपाय कर सकता था। उसने अपने नीचे से परछाई को उठाया और हमले को रोक दिया। हालांकि वह उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सका, लेकिन इससे उसे हमले के रास्ते से हटने का पर्याप्त समय मिल गया। हमला जमीन से होता हुआ आगे बढ़ता रहा जब तक कि वह अंततः तितर बितर नहीं हो गया। पिशाच की आंखें चौड़ी हो गईं और जिल को भी अपने दिल की धड़कनें तेज महसूस हुईं। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने क्विन और आर्थर के अलावा किसी और को छाया क्षमता का इस्तेमाल करते देखा था। मुझे मत बताओ, क्या उस घमंडी विदूषक ने सचमुच उन्हें छाया का उपयोग करना सिखाया था? जिल चिल्लाए। आर्थर ने यहाँ रहते हुए दूसरे नेताओं के साथ जो किया था उसकी यादें अभी भी उनके जहन में ताज़ा थीं। कोई भी यह नहीं भूल सकता था कि उसने कितनी आसानी से उन पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए अगला कदम उठाने से पहले वे थोड़ा ठिठक गए थे। सैम को यह अच्छी तरह पता था कि इस एक हमले को रोकने के बाद उसकी परछाई ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, इसलिए उसने सोचा कि यह वहाँ से निकल जाने का संकेत है और वह गेट की ओर वापस भागने लगा। ये देखकर जिल की घबराहट दूर हो गई, क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ इसलिए कि उनके पास छाया क्षमता थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वे आर्थर जितने मजबूत थे। उन सबको भगा दो और उस रक्त परी को मेरे पास लाओ। उसने चिल्लाते हुए अपने लोगों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। वे तेज थे, लेकिन सैम और अन्य लोगों ने बढ़त बना ली थी। आओ टावर, अपना काम करो। सैम ने प्रार्थना की जब वे फाटक से गुजरे और आगे क्या होने वाला है इसका इंतजार करने लगे। भूमिगत इसी क्षण क्विन के सामने एक स्क्रीन प्रकट हुई। क्वेस्ट प्राप्त हुआ, 10वें परिवार पर हमला हो रहा है। सभी दुश्मनों का सफाया कर दो या उन्हें आत्मसमर्पण करने पर मजबूर करो। इस खोज संदेश को देखकर क्विन को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इस गुफा में फंसे होने के बावजूद वह कैसे मदद कर सकता था। ऐसा लग रहा था मानो सिस्टम उसे ताना मार रहा हो। तभी सिस्टम की एक और स्क्रीन उसकी नज़र में आई। ये 10वें क्षेत्र और उसके ठीक बाहर का एक डिजिटल नक्शा था। नक्शे पर क्विन अपनी सेना को हरे रंग में देख सकता था, जबकि दुश्मन लाल घेरे में दिखाई दे रहे थे। नक्शे के चारों ओर कुछ इमारतें नीले रंग से चिन्हित थीं। नीली इमारतें, ये वे टावर और मूर्तियां हैं जिन्हें मैंने स्थापित किया था। सिस्टम स्क्रीन से ही पता चलता है कि क्विन अभी भी टावरों को उन्नत करने, मरम्मत करने तथा उनमें और अधिक कार्य करने में सक्षम था, तथा पिछले कुछ दिनों से भूमिगत तहखाने में रहने के दौरान उसकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई थी। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन पॉल के कार्यों से क्विन को बहुत फायदा हुआ था। उन पर लगे तमाम आरोपों के बावजूद। अतीत के दूसरे नेताओं के विपरीत, या जब उनका कोई नेता नहीं था, क्विन ही सबसे पहले अपने लोगों की रक्षा और देखभाल के बारे में सोचते थे। नक्शे पर वह देख सकता था कि हरे बिंदु अभी अभी गेट से सुरक्षित निकल गए थे और फिर लाल बिंदु उनका पीछा कर रहे थे। टावर के चारों ओर एक घेरा था और जब लाल बिंदु उस घेरे के अंदर पहुंचता तो एक और विकल्प दिखाई देता, आग। बिना किसी हिचकिचाहट के क्विन ने सिस्टम को नियंत्रित करते हुए उसी समय बाहर से गोली चला दी। टावर से नारंगी और सफ़ेद ऊर्जा का एक गोला निकला और सबसे नज़दीकी पिशाच पर जा लगा। ये पूलिंग क्षेत्र के सामान्य पिशाचों में से एक था और वे हमले से बचने के लिए समय पर हिल नहीं पाए। जब ऊर्जा उसके शरीर से टकराई तो उसे लगा कि ऊर्जा का एक विशाल पिंड उस पर टूट पड़ा है। धूल के जमते ही उसका आधा शरीर पूरी तरह से गायब हो गया और उसका आधा हिस्सा जमीन पर गिर गया। यह अद्भुत है, क्विन ने उत्साह से स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा। नीचे रहते हुए भी ऐसा लग रहा था कि वह ऊपर खड़े लोगों की मदद कर सकता है जो टावरों से बचाव कर रहे हैं। टावर से एक गोली चलाने के बाद वह शांत हो जाता है और वह अपने दिमाग से सब कुछ कर सकता है। उसे अपने हाथों का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
इसके अलावा टावर की रेंज में जो भी हो, क्विन चुन सकता था कि किन लक्ष्यों पर गोली चलानी है। इस तरह अगर उसके अपने लोग दुश्मन से लड़ रहे हों तो वह पीछे की पंक्ति पर निशाना साध सकता था। अचानक उसे अब अपने आप को बेकार महसूस नहीं हुआ। हालांकि विंसेंट एक बात को लेकर चिंतित था, सिस्टम ने पूरी चीज़ को खेल जैसा बना दिया था और वह चाहता था कि क्विन को दिन के अंत में याद रहे कि वे लाल और हरे निशाने असल में जीवित प्राणी थे। उसने अभी कुछ नहीं कहा क्योंकि इस तरह से देखने से वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकता था। टावरों ने आगे बढ़ती सेना पर लगातार गोलियां बरसाईं। अब जब उन्हें पता था कि टावरों से कितना नुकसान हो सकता है तो वे ज़्यादा सतर्क हो गए और पिशाच ज़्यादातर हमलों से बच पाए, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जब भी कोई गोली लगती तो एक सामान्य पिशाच को तो भारी नुकसान पहुंचता ही, साथ ही ज़्यादा प्रतिभाशाली पिशाचों को भी चोट पहुंचती। ये साफ था कि टावरों से उन्हें सावधान रहना था। इसे अधिकतम स्तर तक अपग्रेड करने से शॉट्स के बीच कूल डाउन का समय भी कम हो गया। पॉल दूर से ये सब देख रहा था। वे टावर मेरी उम्मीद से बेहतर काम कर रहे हैं, शायद हम उन्हें हर सेक्शन में रोक सकें। ये सोचते हुए पॉल वापस अंदर चला गया और एक मंजिल नीचे उस जगह गया जहां 10वीं के लोग इकट्ठा हुए थे। ये सभी पिशाच थे जो बदले जा चुके थे और मूल रूप से पॉल के नियंत्रण में थे, हालांकि उनमें से कुछ एशले के साथ दूसरे दरवाजों में से एक पर थे। जैंडर, एमी और टिम्मी, तुम तीनों इस सेना को उत्तरी द्वार तक ले जाने के प्रभारी होगे। मुझे अभी भी लगता है कि वे बाद में दूसरे द्वारों से हम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए एरिन और एशले स्टैंड बाय पर रहेंगे। मैं मैदान पर त्वरित निर्णय लेने का काम तुम तीनों पर छोड़ता हूं और तुम तीनों एक छोटे समूह का नेतृत्व करोगे। अगर वे दूसरी तरफ से हमला करते हैं तो ये तय करना आपका काम होगा कि किन क्षेत्रों को मदद की ज़रूरत है। क्या आप समझ रहे हैं? पॉल ने पूछा। उन तीनों ने सेना की तरह सलामी दी और चिल्लाए, जी श्रीमान। आदेश दिया गया और वे एक बड़े समूह के रूप में उत्तरी द्वार की ओर चल पड़े। उत्तरी द्वार पर ही बाकी लोग धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। टावर से अभी भी बड़े विस्फोट ऊर्जा के गोले निकल रहे थे और वे उस बीच में बाहर नहीं जाना चाहते थे। हम क्या करें? वे जल्द ही उन टावर शॉट्स से आगे निकल जाएंगे। वे पहले से ही गति के आदी हो रहे हैं, लिंडा ने कहा। मुझे लगता है कि वे एक पल में अपनी संरचना बदल देंगे। जो टावरों पर लगने वाले हमलों से बच जाएंगे, ज़्यादा कुशल पिशाच पहले निकलेंगे और टावरों को गिराने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब है कि उन्हें रोकना हमारी जिम्मेदारी है, सैम ने जवाब दिया। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, वे पिशाच सामने आ गए। वे भीतरी किले के कुलीन पिशाच थे। उनमें से लगभग 15 तो मीनार की गोलियों से बच निकले थे, लेकिन मीनार की गोलियों ने नियमित पिशाचों को आगे बढ़ने से रोक दिया। उनमें से केवल 5 के साथ आगे का संघर्ष काफ़ी कठिन होने वाला था। वे अब भी सोचते हैं कि हम बहुत ही तुच्छ लोग हैं, चलो उन्हें दिखाते हैं, पीटर ने कहा और किसी की अपेक्षा से भी अधिक तेजी से बाहर निकल गया और पहले पिशाच सरदार के सामने आते ही उसने सीधे उसके चेहरे पर मुक्का मारा और उसे जमीन पर पटक दिया। जैसे ही उसके पास खड़े अन्य पिशाच आगे आए, पीटर फर्श पर गिर पड़ा, जिससे धूल उड़ने लगी और जब धूल जम गई तो उन्होंने देखा कि पिशाच सरदारों में से एक ने अपने हाथों से पीटर को स्थिर पकड़ रखा था। मैंने उसे पकड़ लिया है, उसे अभी बाहर निकालो, कुलीन ने कहा। नहीं, तुम क्या कर रहे हो? यह मैं हूँ, पीटर चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उस रईस ने उसकी छाती में छेद कर दिया था। पीटर को पकड़े हुए कुलीन व्यक्ति मुस्कुराया और जब उसने नीचे देखा कि उसने किसे मारा था तो वह अब पीटर जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि वह वही कुलीन व्यक्ति लग रहा था जो पीटर को पकड़े हुए था। अपने ही परिवार के सदस्य को मारने पर कैसा लगता है? लगता है कि इस रिश्ते में कुछ अपवाद भी हैं। पीटर चिल्लाया और दूसरे का हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। अन्य लोग इसे नहीं देख सके, लेकिन जब पीटर ने धूल का बादल बनाने के लिए फर्श पर प्रहार किया तो उसने स्वयं को उनमें से एक में बदल लिया और फिर अपने आत्मा हथियार का उपयोग करते हुए उसने अपने जैसा दिखने के लिए एक रईस पर मुखौटा डाल दिया। उसने सोचा कि शायद बंधन के कारण वह अपने साथी पर हमला नहीं कर सकेगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसे विश्वास था कि वह पीटर है। तभी एक खूनी वार उसकी तरफ आया क्योंकि पीटर को इसका कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था। उसका ध्यान भटक गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पीछे से एक साया आया और उसने हमले को रोक दिया। अरे, याद रखो कि उनमें से अभी भी बहुत कुछ है, डेनिस ने कहा। जो कुछ हो रहा था उसे देखकर जिल का गुस्सा और बढ़ गया। लगता है वो अपने कुछ लोगों को परछाई और ये मीनारें सिखा रहा है। ये मुझे पुराने 10वें की क्षमता की याद दिलाता है। क्या सच में उसके पास वो क्षमता वाला कोई नहीं है? वो सोचने लगी। और भी रईसों को भेजकर वह उन पर काबू पाने की उम्मीद कर रही थी, क्योंकि फिलहाल मुख्य चिंता टावरों की थी। कुछ पिशाच थे जिनके पास दूर तक मार करने की क्षमता थी और जो टावरों पर हमला कर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे थे, लेकिन जब वे एक हद तक नष्ट होते दिखते तो ऐसा लगता मानो किसी अजीब जादू से उनकी मरम्मत भी हो रही हो।
ऐसा इसलिए था क्योंकि क्विन टावरों की मरम्मत कर रहा था, और जब भी टावर एक निश्चित बिंदु से नीचे चला जाता था तो वह अपने प्रतिष्ठा अंकों का उपयोग करता था। ज्यादा रईसों के लड़ाई में जाने के साथ बाकी लोग भी लड़ने लगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये उनके लिए बहुत ज्यादा होगा। लगभग 30 रईसों ने खूनी वार किए। सैम, लिंडा, डेनिस और वेविल के साथ चारों ने हमलों को रोकने के लिए छाया की एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी, लेकिन इस तरह लड़ते हुए वे ज्यादा कुछ नहीं रोक पाए। छाया की दीवार के पीछे लिंडा ने कुछ करने का फैसला किया। उसका शरीर धीरे धीरे आकार में बढ़ने लगा, ब्लडस्कल से भी बड़ा और बड़ा। फिर छाया उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए उसका लाल उपकरण दिखाई देने लगा और उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा दिखाई दिया। वह अपने आकार को बदलने के लिए एक महान ड्रागर के रूप में अपने कौशल का उपयोग कर रही थी, और उसके पास एलेक्स द्वारा बनाए गए नए उपकरण तैयार थे। दीवार नीचे करो, वह चिल्लाई। छायादार दीवार नीचे गिरते ही विशाल डंडा पिशाच सरदारों की ओर घुमाया गया। उन्होंने सोचा कि वे सब मिलकर इस बड़े झटके को रोक सकते हैं, लेकिन जब उनकी मुट्ठियां और शरीर डंडे को छूते तो उन्हें एक जलन महसूस होती जो उनकी त्वचा से भी आगे तक जाती। इससे उन पर असर पड़ा, उन्हें तकलीफ हुई और वे कमजोर महसूस करने लगे। लाल उपकरण और कवच सबने पहन रखे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या सब खूनी परी उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं? जिल ने सोचा। ये देखकर वह बहुत क्रोधित हो गई। टीफू, दाहिने टावर से छुटकारा पाओ, मैं बाएं वाले से छुटकारा पाऊंगी, जिल ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसने नहीं सोचा था कि एक नेता होने के नाते उसे कुछ करना पड़ेगा, विशेष रूप से अपने परिवार के उन मजबूत लोगों के साथ, लेकिन 10वीं में उसके लिए बहुत सारे आश्चर्य थे जो उसे पसंद नहीं थे और उसने काफी समय तक इंतजार किया था। वे दोनों विपरीत दिशाओं में दौड़े और टावर से आ रही गोलियों को अपनी ओर आते देख सकते थे। जिल ने देखा था कि हर गोली के बीच कितना ठंडा समय होता है। उसे गोलियों से बचने पर ध्यान केंद्रित करना था और फिर ठंडा होने के दौरान पूरी गति से सीधे आगे दौड़ना था। फिर से वही सब दोहराना था। वह टावर की ओर जा रही है, वेविल चिल्लाया, लेकिन वे सभी बहुत व्यस्त थे। आखिरकार वह मीनार तक पहुंच ही गई और सबसे ऊपर चढ़ गई। उसके दोनों पंजे जैसे हाथ लाल हो गए थे और वह पूरी ताकत से मीनार की चोटी पर वार करने लगी और बड़े बड़े टुकड़े धीरे धीरे बाहर फेंकने लगी। छत का एक हिस्सा नीचे आता हुआ दिखाई दिया और आखिरकार वह उस मंच पर पहुंच गई जहां से ऊर्जा का स्रोत आ रहा था। वहां एक सफ़ेद रोशनी थी और उसके अंदर एक क्रिस्टल तैर रहा था। उसने उसे अपने नंगे हाथों से पकड़कर तब तक दबाया जब तक वह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर नहीं गया। जानवर क्रिस्टल नष्ट हो गया, क्या आप दूसरा उपयोग करना चाहेंगे? क्विन की स्क्रीन पर वह देख सकता था कि दोनों टावरों का स्वास्थ्य तेजी से कम हो रहा है। ये बहुत तेज था और टावरों की मरम्मत करना इस स्तर पर केवल उसकी प्रतिष्ठा अंकों की बर्बादी होगी। अंततः एक बड़े शक्तिशाली घूंसे के साथ टावर अपने आप ही ढहकर जमीन पर गिर पड़ा और टोफू ने भी दूसरे टावर के साथ ऐसा ही किया। अब टावर के चले जाने के बाद शेष पिशाच भी अंततः इसमें शामिल हो सकते हैं। ये देखते हुए कि टावरों को कितनी जल्दी नष्ट कर दिया गया था, क्विन केवल एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सका। एक पिशाच नेता। उन्होंने सचमुच 10वें महल में एक घटिया नेता भेजा है। ब्रायस ने अपना वादा निभाया, इतना कुछ। आखिर वो क्या कर रहा है? क्विन गुस्से से आग बबूला हो गया। सच कहूं तो ब्रायस ने तुमसे कभी कोई वादा नहीं किया था। मुझे लगा कि उसने यह बात बिल्कुल साफ कर दी है, विंसेंट ने बताया। जिस तेजी से उसके टावर गिर रहे थे उसी जगह नए टावर बनाना नामुमकिन था। चूंकि इन्हें बनाने में थोड़ा समय लगता था, दुश्मन उन्हें बीच में ही नष्ट कर देता, खासकर जब वह लाल रंग की सेना को अपने ही लोगों का पीछा करते हुए आगे बढ़ते देख सकता था। मैं उन्हें हराने में असमर्थ हो सकता हूं, लेकिन कम से कम उन्हें धीमा करने का कोई तरीका तो होना चाहिए, क्विन ने सोचा। क्विन ने मानचित्र पर एक ऐसा स्थान चुना जो उस स्थान से थोड़ा आगे था जहां से वह हरे बिंदु देख सकता था, और उसने अपने प्रतिष्ठा अंकों से 2 और टावर बनाए। 10वें क्षेत्र में ही सैम और अन्य लोग पीछे हट रहे थे। लिंडा सिकुड़ गई थी क्योंकि उसके बड़े आकार ने उसे अधिक लक्ष्य बना दिया था और उस रूप में उसकी गति थोड़ी धीमी थी। दुश्मन सेना से लड़ना आत्महत्या के समान होता, इसलिए उन्होंने रणनीतिक वापसी का रास्ता चुना। यह एक समझदारी भरा फैसला था क्योंकि सैम को आगे कुछ बनते हुए दिखाई दे रहा था। सब लोग दौड़ते रहो, मुझे टावरों का एक और समूह दिखाई दे रहा है, इससे हमें महल तक पहुंचने में मदद मिलेगी, सैम ने दूसरों को बताया, जिन्होंने तुरंत अपनी गति थोड़ी और बढ़ा दी। हालांकि टावर अधूरे थे, उसे उम्मीद नहीं थी कि वे पिछले टावरों से ज्यादा समय तक टिक पाएंगे। फिर भी वे उन्हें समय देने के लिए काफ़ी होने चाहिए थे। वह अपने लोगों को क्विन द्वारा बनाए गए गारगोयल्स तक भी पहुंचाना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि उनकी शक्ति मौजूदा हालात में मददगार साबित होगी। जैसे ही समूह टावरों के पास से गुजरा, उनका निर्माण पूरा हो गया। उन्होंने तुरंत गोलियां चलानी शुरू कर दी, हालांकि उनके प्रक्षेप्यों की गति पहले से धीमी थी। फिर भी 8वें परिवार के पिशाच ये देखकर सावधान हो गए कि वे कितने खतरनाक थे। वे रुक गए और जिल और उसके शूरवीर टिफू द्वारा उन्हें नष्ट किए जाने का इंतजार करने लगे।
वे मीनारें सामने वाले गेट पर मौजूद मीनारों से कमज़ोर दिखाई देती हैं। अगर मुझे ठीक से याद है तो क्विन ने मीनारों के 4 मंजिल होने का जिक्र किया था, तो नए मीनारें भी पहली मंजिल पर ही रहे होंगे। इसका मतलब यह है कि टावरों का निर्माण उन्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि जिल और उसके शूरवीर की गति को धीमा करने के लिए किया गया था। सैम ने निष्कर्ष निकाला, लेकिन एक बात थी जिसके बारे में वह सोच रहा था कि टावर अचानक इस तरह कैसे प्रकट हो गए। क्या क्विन कहीं से किसी तरह से उनकी मदद कर रहा था? योजना काम कर गई, और वापस भागते समय समूह ने देखा कि ज़ैंडर, एमी और टिम्मी अन्य सदस्यों के साथ उनकी ओर आ रहे हैं। वापस चलते रहो, चलो उस महल की ओर चलते हैं जहां गारगोयल्स हैं। टावर नष्ट हो गए हैं और बाकी बेकार हैं। सैम ने जल्दी से समझाने की कोशिश की, मानो इसी बात पर जोर देने के लिए उनके पीछे 2 गिरते टावरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मुझे लगता है कि आप सही हैं। ज़ैंडर ने सहमति जताई, क्योंकि समूह वापस मुड़ गया और लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा था। आखिरकार वे मूर्तियों के पास पहुंच ही गए, और सैम आत्मविश्वास से उनके पास इंतजार कर रहा था। वे महल से लगभग 30 मीटर आगे खड़े थे, और वे आदमी मूर्तियों के पीछे खड़े थे। ये मूर्तियां क्या कर सकती हैं? एमी ने पूछा। बस इंतजार करो और देखो, सैम ने रहस्यमय ढंग से उत्तर दिया। वह इस स्थान पर सिर्फ मूर्तियों के कारण ही नहीं पहुंचना चाहता था, बल्कि इसलिए भी कि क्विन ने महल के सामने 2 और 4 स्तरीय टावरों का निर्माण कराया था। सैम ने अपने पीछे खड़े अन्य लोगों की ओर देखा। उसने सोचा कि वे चिंतित हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी सेना को अपनी ओर आते देखा था, लेकिन वे बिल्कुल भी डरे हुए नहीं लग रहे थे। ऐसे समय में असली सैनिकों का होना अच्छी बात है। पहले भी युद्ध का अनुभव होना वाकई मददगार है, लेकिन ये कोई सामान्य लड़ाई नहीं है। जब जिल पास पहुंची तो उसने उन पर विशालकाय गारगोयल्स के आकार की मूर्तियां देखीं, एक मांसल जानवर जिसकी पूंछ और पंख थे। उनके पीछे उसे मीनारें और सभी आदमी दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि वह टावर तक पहुंचने के लिए सभी किराएदारों से लड़ने की योजना नहीं बना रही थी, इसलिए उसने एक काम किया। सभी रईस आगे बढ़ो, मैं और टीफू टावरों को उखाड़ फेंकेंगे। वे हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हैं, उनके बिना ये लोग कुछ भी नहीं हैं। जिल ने आदेश दिया और उसके वैम्पायर रईस बाहर निकल गए। इस बार वे सभी आगे की ओर दौड़ पड़े। हालांकि जैसे ही वे करीब आए और एक निश्चित सीमा के भीतर पहुंचे, मूर्तियों की आंखें हरी चमकने लगीं और पत्थर उनसे टूटने लगे। कुछ सेकंड बाद बाकी बचे सूखे पत्थर उनसे गिर गए और दोनों गारगोयल मूर्तियां उठ खड़ी हुईं और जोरदार दहाड़ लगाए। उन्होंने अपने भारी पंख फड़फड़ाए जो उन्हें उड़ने में असमर्थ थे, लेकिन अपने पत्थर के खंभों से उछलने से पहले खुद को और भी बड़ा और भयावह बनाने के लिए एकदम सही थे। सबसे पहले उन्होंने अपनी 2 बड़ी पूंछों से आगे खड़े पिशाचों पर एक जोरदार प्रहार किया। ज्यादातर पिशाच इस धीमे हमले से बच गए, लेकिन एक पिशाच ऐसा करने में नाकाम रहा और हवा में उड़ गया। जब दूसरे पिशाच ने गारगोयल पर प्रहार किया तो उससे पत्थर फर्श पर गिर गया, लेकिन वह अभी भी खड़ा था और जल्द ही फर्श पर गिरा पत्थर गारगोयल से फिर से चिपक गया और उसे तैयार कर लिया। वे चीजें काफी मजबूत हैं, वे मुझे कुछ जानवरों की याद दिलाती हैं, डेनिस ने टिप्पणी की। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें जानवरों जैसी शक्ति होती है, सैम ने समझाया। क्विन ने मुझे बताया कि इन चीज़ों में डाले गए क्रिस्टल का स्तर ही उनकी ताकत तय करता है। टावरों की तरह इनके अलग अलग स्तर नहीं होते, और जब तक जानवर जैसा क्रिस्टल नष्ट नहीं हो जाता, ये दोबारा बनते रहते हैं। इनसे और टावरों से हम इन्हें लंबे समय तक रोक पाएंगे। गारगोयल्स को देखकर जिल को लगा कि उसके पास फिर से लड़ाई में शामिल होने के अलावा कोई चारा नहीं है। वह ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन एकमात्र विकल्प यही था कि पूरा समूह एक साथ हमला कर दे। सभी ने हमला कर दिया। 500 लोगों का वह समूह जिसकी सेना को अभी तक मामूली झटका ही लगा था। टावर पर पीछे से गोलियां चलीं और गारगोयल्स लड़ते रहे। उसी समय दूसरी तरफ बाकी सभी लोग लड़ाई में शामिल हो गए थे। ज़ैंडर अपनी धुंध क्षमता का इस्तेमाल करके उन लोगों की रक्षा करने की पूरी कोशिश कर रहा था जिन्हें वह जानता था, जबकि एमी कमज़ोर पिशाचों की तलाश में थी और जब वे ध्यान नहीं दे रहे होते थे तो वह उनका इस्तेमाल उनके सहयोगियों के खिलाफ करने के लिए करती थी। सैनिकों के पास अपने परिचित जानवरों वाले हथियार नहीं थे और वे अभी भी अपने पिशाच रूप के अभ्यस्त हो रहे थे, और यह अनुभवहीनता साफ दिखाई दे रही थी। एलेक्स अपने खून से बने हथियारों से सबको लैस नहीं कर पाया था, इसलिए बहुत कम लोगों के पास ही हथियार थे। फिर भी क्विन के उपकरणों की मदद से वे नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम थे। वास्तविक खतरा जिससे निपटने की जरूरत थी वे थे पिशाच शूरवीर टिफू और 8वें परिवार के नेता जिल, जो गारगोयल से छुटकारा पाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। टिफू ने लड़ाई के बीच से अपना रास्ता बनाना शुरू किया और एक गारगोयल पर नजर गड़ाए हुए था। तभी एक छोटा खंजर बाहर आया, इतनी तेजी से कि उसके पास प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत कम समय था। मैं देख सकता हूं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वेविल ने हाथ में खंजर लिए हुए उसे चुनौती दी। मुझे तो लगा था कि यह एक मजबूत प्रतिद्वंदी है, पर यह तो एक छोटा सा जीव है। तुम हो भी क्या? तुमसे तो पिशाच जैसी गंध नहीं आती। टिफू को जिज्ञासा होने लगी।
ये सही है, क्योंकि मैं कोई साधारण पिशाच नहीं हूँ, वेविल ने कहा जैसे ही उसने अपना रूपांतरण शुरू किया। दूसरी ओर जिल आगे बढ़ी और सीधे दूसरे गारगोयल के नीचे थी। उसने अपनी मुट्ठी सीधे उसकी छाती की ओर मारी जहां उसने पहले एक हल्की रोशनी देखी थी, ये सोचकर कि यहीं पर उसकी शक्ति का स्रोत होगा, लेकिन इससे पहले कि वह उस पर वार कर पाती, उसकी मुक्का दूसरे मुट्ठी से रुक गई। तुम वह सिंडी कुतिया नहीं हो, लेकिन तुम्हें ऐसा करना होगा, पीटर चिल्लाया और उसके चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे वह कुछ मीटर पीछे हट गई। मुक्का जोरदार था और वह मेरा मुक्का देख पाया, जिल ने सोचा। उनके बगल में दो और वाइट्स खड़े थे जिन्हें लड़ाई के दौरान उठाया गया था। मैं उन्हें किसी साधारण वाइट के रूप में नहीं सोच सकता। पीटर, पीछे से एक आवाज़ आई, बाकी लोगों की मदद करो, मैं उससे निपट लूंगा। पीछे मुड़कर देखा तो पीटर समझ गया कि पॉल ही महल से बाहर निकल गया था। चून की लड़ाई पहले ही उनके दरवाजे पर पहुंच चुकी थी, इसलिए अंदर छिपने का कोई मतलब नहीं था। तुम्हारे पास अपने वाइट्स के साथ एक ज़्यादा ज़रूरी काम है, किसी को भी महल के अंदर मत आने देना, तुम्हारे हुनर मेरे हुनर से ज़्यादा बेहतर हैं, पॉल ने आदेश दिया। पीटर जिल को पीटना चाहता था, लेकिन वह देख सकता था कि टावर पर गोलीबारी करने वाले लोग तेजी से काम नहीं कर रहे थे और कुछ लोग गेट की ओर भाग रहे थे तथा दरवाजे से गुजरे बिना ही दीवार फांदकर महल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। अगर वे अंदर घुस गए तो लोगन, सिल और एलेक्स बहुत खतरे में पड़ जाएंगे। अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें और उसे एक साथ मारूंगा, पीटर ने भागने से पहले कहा। ओह, जिस छोटे खिलौने से मैं खेलने वाली थी वह भाग गया। अच्छा, देखते हैं 10वें का दूसरा घोड़ा कितना शक्तिशाली है, जिल ने मजाकिया लहजे में कहा। देखते हैं, सचमुच, पॉल ने अपने हाथ उठाए और तुरंत ही अपने आत्मिक हथियार को सक्रिय कर दिया। हालांकि 10वें परिवार के लोग मिल रहे पूरे समर्थन के साथ अच्छी तरह से लड़ रहे थे, फिर भी 8वें परिवार द्वारा उस दिन लाए गए पिशाचों की विशाल संख्या के सामने उन्हें अपनी स्थिति बनाए रखने में कठिनाई हो रही थी। छाया क्षमता वाले लोग थोड़ा पीछे रह गए और अपने परिवार के सदस्यों को लगने वाली चोटों की संख्या को कम करने के लिए छाया का यथासंभव सर्वोत्तम उपयोग कर रहे थे। जब कोई बुरी तरह घायल होता तो डेनिस जैसे कुछ सदस्य उसे उठाकर महल में घुस जाते और उसे अंदर रखने के लिए दरवाजे फिर से बंद कर देते। वे मौतों को कम से कम रखने की कोशिश कर रहे थे और खुशकिस्मती से पिशाच मरने के मामले में काफ़ी प्रतिरोधी थे। हालांकि 8वीं तरफ बहुत सारे पिशाच थे और आखिरकार 8वां परिवार अंदर घुस गया। दरवाज़ा बंद होने के बावजूद वे दीवार फांदने लगे। उन्हें किले में घुसने के लिए ज़रूरी विशेष कोड नहीं पता था, इसलिए उन्होंने ऊपर की मंजिल पर बनी खिड़कियों वगैरह से अंदर घुसने की कोशिश करने का फैसला किया। दीवारों पर बस कुछ ही पिशाच थे और पीटर हिलने को तैयार था, लेकिन तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। लड़ाई के बीच में मौजूद एक गारगोयल उछल पड़ा और अपने भारी पंख फड़फड़ाने लगा। हालांकि वे उड़ नहीं सकते थे, फिर भी उन्होंने मूर्ति को सरकने में मदद की, जिससे उसका हवा में समय बढ़ गया। पीटर ये देखकर सोच में पड़ गया कि आखिर गारगोयल ऐसा क्यों कर रहा है, जब तक कि उसने उसे महल की ओर बढ़ते और एक पिशाच को पकड़कर दीवार से नीचे फेंकते नहीं देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ा और अगले पिशाच से निपटने के लिए उसकी ओर बढ़ा। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि गारगोयल युद्ध में वापस नहीं लौटा, बल्कि दीवार के पास ही रहा, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि इसे कोई भी अंदर जाने के लिए उसका उपयोग नहीं कर सकेगा। अच्छा, लगता है मेरी ज़रूरत नहीं है और वो चीज़ मेरे लिए अच्छा काम कर रही है। इसका मतलब है कि मैं कहीं और जा सकता हूँ, पीटर ने सोचा। उसने गारगोयल को अंगूठा दिखाया और अपनी ऊंची जगह का इस्तेमाल करके उस जगह की तलाश करने लगा जहां उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। गारगोयल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि क्विन को पता चल गया था कि वह नीचे से भी इसे नियंत्रित कर सकता है। जैसे ही उसने देखा कि लाल बिंदु महल को तोड़कर महल तक पहुंच रहे हैं, उसने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ और सुरक्षा उपाय करने का फैसला किया। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आप किस स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, क्विन ने सोचा, क्योंकि उसका ध्यान पहले से कहीं अधिक उसके सामने चल रही लड़ाई पर था। दूसरा गारगोयल अभी भी लड़ाई में था और उसकी पुनर्योजी क्षमताओं की वजह से पिशाचों को उससे निपटना बहुत मुश्किल हो रहा था। यही वजह थी कि टिफू उसे मारने पर तुला था, लेकिन एक व्यक्ति उसे कुछ भी करने से पहले ही रोकने की कोशिश कर रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि वेविल था। अपने सामने खड़े प्रतिद्वंदी को ताकतवर जानते हुए वेविल ने बिना समय गंवाए अपना रूप बदल लिया। एक स्ट्रोगी के रूप में दो विकास पथ थे, एक स्ट्रिगोई मोट जो शारीरिक शक्तियों पर केंद्रित है या स्ट्रिगोई वू जो एक जादूगर प्रकार का पिशाच है। पहले तो वेविल ने सोचा था कि उसके लिए मोट विकास पथ चुनना सही होगा, क्योंकि अपनी पिछली गति क्षमता के साथ वह एक हाथापाई करने वाला योद्धा था। हालांकि चूंकि वह पहले से ही एक पिशाच के रूप में काफ़ी तेज था, इसलिए वह इस नतीजे पर पहुंचा कि कुछ नया हासिल करना अच्छा रहेगा, इसलिए उसने वो विकास पथ चुनने का फैसला किया, जिसके बाद उसके मन और शरीर में कुछ बदलाव आया।
इससे उसे यह समझने में मदद मिली कि उसके पास क्या शक्तियां हैं, जिनमें से एक ये थी कि वह अपने शरीर को आंशिक रूप से एक प्रकार के प्राणी में बदल सकता था, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे पहले ये कल्पना करनी होगी कि वह किस प्राणी में बदलना चाहता है। वह जानता था कि यह ज़रूरी होगा और उसे पहले से ही पता था कि उसे गति आधारित कुछ चाहिए। अगर उसे बदलना ही था तो क्यों न पहले से भी ज़्यादा तेज़ बनने की कोशिश की जाए। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वह उस व्यक्ति के पास गया जिसके बारे में उसे पूरा यकीन था कि वह उसे बता सकता है कि कौन सा जानवर सबसे तेज़ होगा। लोगान। अगर हम सिर्फ ज़मीन पर पाए जाने वाले सबसे तेज़ जानवर की बात करें तो वह चीता होगा। लोगन ने उसे जवाब दिया। लेकिन अगर हम जानवरों की तुलना एक ही आकार के पैमाने पर करें तो विजेता कोई स्तनपाई नहीं बल्कि कोई कीट होगा। दुनिया के सभी कीड़ों में से बाघ भरिंग से तेज़ कोई नहीं है। टाइगर बीटल। वेविल ने ऐसे प्राणी के बारे में कभी सुना भी नहीं था। उसकी भुजाएं उस भरिंग के बड़े जबड़ों की नकल करते हुए मुड़ने लगी जिस पर उसने गहन शोध किया था और उनका रंग हरा हो गया। उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं और जबड़ा चौड़ा हो गया। डेनिस, जो ये सब देख रहा था, को ऊपर देखना पड़ा क्योंकि वेविल का आकार मनुष्य से बड़ा हो गया था। क्या हम इस समय उसे पिशाच भी कह सकते हैं? डेनिस सोचने लगा, लेकिन वह अपनी लड़ाई में बहुत व्यस्त था। यद्यपि आकृति अजीब लग रही थी, लेकिन ये परिवर्तन निश्चित रूप से एक सुधार था, क्योंकि वेविल ने अपने 2 बड़े पैरों को धक्का दिया और आगे की ओर दौड़ा, तथा टिफू के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसके सामने आ गया। वेविल का शरीर पिशाच योद्धा से टकराया और उसने अपने धारदार हाथों से उसे जबरदस्त ताकत से कस लिया। वह टिफू को बाकी सभी पिशाचों के बीच से धकेलता रहा और उसे पीछे धकेलता रहा। जब वर्णन में जादू टोने की बात की गई थी तो इसका मतलब था कि जादू टोना करके रूपांतरित किया जा सकता है और बाघ भरिंग के पास कुछ और तरकीबें भी हैं। वेविल ने सोचा और उसने अपने मुंह से एक अजीब सा हरा भूरा पदार्थ सीधे टिफू पर थूक दिया। तुरंत ही टिफू को जलन महसूस हुई। हालांकि टिफू एक पिशाच योद्धा था, उसने रक्त शक्ति का इस्तेमाल करके उस परत को ढक दिया जहां उस अजीब सी गू ने उसे छुआ था, जिससे उसके शरीर को और नुकसान पहुंचने से रोका जा सका। तुम मुझसे तेज हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास ताकत नहीं है। वह गुस्से से चिल्लाया और दोनों हाथों से वेविल के सिर पर जोर से मारा। बल बहुत अधिक था और रूपांतरित लड़के को लगा कि उसके पैर लड़खड़ाने वाले हैं। उसकी गति शीघ्र ही धीमी हो गई, लेकिन उसने दूसरे पैर को नहीं छोड़ा। शाबाश! पीछे से एक आवाज़ आई जिसने तारीफ की। अगर उसमें ताकत नहीं भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझमें तो है। पीटर चिल्लाया और एक के बाद एक मुक्के चलाकर टिफू पर जोर से वार करने लगा। हर मुक्का भारी और मजबूत था, जिससे उसकी मुट्ठियां खून से भर गईं। वेविल ने बहुत मजबूती से पकड़ बनाए रखी और अंततः बहुत अधिक प्रहार सहने के बाद टिफू ने हिलना बंद कर दिया। इस क्षण जिल को लगा कि उसका पिशाच शूरवीर से संबंध टूट गया है। ये कैसे संभव है? आखिर क्या हो रहा है? उसने अपने सामने पॉल की तरफ देखा और लड़ाई पर नजर डालने लगी। यह एक आसान एक तरफा लड़ाई होनी चाहिए थी, लेकिन अब साफ था कि वे हार रहे थे। ऐसा लग रहा था कि महल में घुसना नामुमकिन है। उसने अभी तक पॉल के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी, लेकिन अगर वह लड़ाई में शामिल भी हो जाती तो क्या वह अकेले कुछ कर पाती? अपने अभिमान को त्याग कर उसने अंततः ब्राइस से संपर्क करने का निर्णय लिया। ब्राइस, 10वां परिवार विरोध कर रहा है जैसा कि हमने सोचा था। उनके पास हमारी सोच से कहीं ज़्यादा चालें छिपी हैं, इसलिए मुझे कुछ मदद की ज़रूरत होगी। तुम्हें उन्हें सज़ा देनी होगी और खुद यहाँ आना होगा या कम से कम कुछ करना होगा। वे तुम्हारे राजा होने के नाते सीधे आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। ब्राइस ने कॉल स्वीकार कर लिया था और जब उसने ये खबर सुनी तो उसे अपने चेहरे पर मुस्कान न लाने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ा। मुझे पता था कि क्विन के पास कुछ सरप्राइज तैयार होंगे। जब वह मुझ पर हमला करने आया तो उसके पास कुछ न कुछ ज़रूर होगा, ताकि अगर मैं पलटवार करूं तो उसे नुकसान न पहुंचे। मुझे अब समझ आ गया है कि वह लड़का कितना सतर्क हो सकता है, और एक ही समय में 2 परिवारों को कमज़ोर करना 2 समस्याओं से छुटकारा पाने के बराबर है। ठीक है, तुम्हें वो मदद मिलेगी जिसकी तुम मांग कर रही हो, ब्राइस ने जवाब दिया। सिंडी के जरिए मुझसे संपर्क करो, मैं दूसरे परिवार से तुम्हें मदद भेजने के लिए कहूँगा। चलो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे परिवार के सदस्य मेरी सारी समस्याओं से छुटकारा पालें। ब्रायस ने सोचा और अब वह जोर से हंसने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। जैसे ही पॉल ने खुद को प्रकट किया, किसी कारण से ऐसा लगा जैसे जिल वहीं रुकी हुई है और उससे कोई बातचीत नहीं कर रही है। पहले तो वह तैयार दिख रही थी, लेकिन जैसे ही उसे अपनी और अपने परिवार की स्थिति का एहसास हुआ, वह पीछे हट गई। यही एक और वजह थी कि पॉल पीटर के साथ जाना चाहता था। इस तरह की स्थिति में इससे उन्हें ज़्यादा फायदा हुआ। जिल जितनी देर से कार्रवाई करती, उन्हें बस एक व्यक्ति कम से कम निपटना पड़ता। गार्गोयल मूर्तियां और मीनारें अपना काम जारी रख सकती थीं और धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जा रही थी। पीटर शायद सबसे पहले दौड़कर अंदर गया होगा, लेकिन पॉल यूं ही खड़ा नहीं रहा।
जब जिल इंतजार कर रही थी, पॉल ने 3 लंबे ब्लेड वाले नुकीले दस्ताने पहने हुए थे, लेकिन ये पिछले वाले जैसे नहीं थे। वे लाल रंग के थे। युद्ध के मैदान में घूमते हुए पॉल ने सावधानी से चुना और तय किया कि वह किस पर वार करेगा, ऊपर से एक पिशाच के पंजे को रोकते हुए और अपने दस्ताने से उसे खरोंचते हुए। पिशाच को घुटने टेकने में ज्यादा समय नहीं लगा। पॉल मेंटिस की किताब की बदौलत अब 8वें स्तर का जहर इस्तेमाल करने वाला बन गया था। कमजोर पिशाचों पर वार करने से वे लगभग तुरंत ही खत्म हो जाते, और ऊपर से परी का खून लगा होने के कारण बस एक खरोंच ही काफी होती। कुलीन या ताकतवर पिशाचों के लिए ज्यादा समय लग सकता था, लेकिन पॉल का लक्ष्य पहले दूसरी तरफ की संख्या कम करना था और सभी कमजोर पिशाचों को खत्म करना था। वह युद्ध के मैदान में घूमता रहा, उन पर हमला करता रहा और उनकी संख्या बहुत तेजी से घटने लगी। वो शापित राजा जानबूझकर अपना समय ले रहा है ना? जिल ने सोचा, मेरा सहारा कहाँ है? मैं इसे ऐसे ही नहीं चलने दे सकती। अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो पीछे हटना ही एकमात्र विकल्प है। दांत पीसते हुए उसने सोचा कि यह शर्मनाक है, वह पीछे नहीं हट सकती। उनके पास बड़ी सेना थी और वे पूर्व मनुष्यों के एक समूह के खिलाफ जा रहे थे। ये बहुत शर्मनाक होगा और उसके परिवार को आने वाले वर्षों के लिए अपमानित किया जाएगा। बहुत हो जाने पर उसने पॉल का सामना करने का फैसला किया। उसने उसके पंजे वाले दस्तानों में से एक को लात मारकर दूर फेंक दिया, इससे पहले कि वह दूसरा दस्तान मारता। वार जोरदार था और पॉल कुछ कदम पीछे हट गया। इससे उसे एहसास हुआ कि भले ही वह मानसिक रूप से सबसे अच्छी न हो, लेकिन आखिरकार वह एक नेता थी जिसकी ताकत उससे भी बढ़कर थी। उसने अपने पैर को खून से लपेट लिया ताकि उस पर जहर का असर न हो। पॉल ने ध्यान दिया। हालांकि वह तैयार था। जैसे ही उसने जिल को देखा, उसने अपने आत्मा हथियार को सक्रिय रखना सुनिश्चित किया ताकि वह किसी भी समय और बिंदु पर इसका उपयोग कर सके, और अब समय आ गया था। उसकी त्वचा के रोमछिद्रों से और उसके कपड़ों के बीच से गहरे हरे रंग का तरल पदार्थ रिसता हुआ दिखाई दे रहा था। जल्द ही वे गहरे हरे रंग के गोले बनने लगे, जिनका आकार बिलियर्ड बॉल जितना था। मैं खुश हूं कि मेरी आत्मा की क्षमता वैसी ही है जैसी पहले थी, पॉल ने कहा, जब उसके पीछे 8 गहरे हरे रंग की गेंदें एक घेरे में तैर रही थीं। ये देखकर जिल फिर आगे बढ़ी और पॉल ने गेंदों को नियंत्रित करके उसका पीछा किया। गेंदें उससे भी तेज चल सकती थीं और जिल की गति के साथ तालमेल बिठा रही थीं। पहली गेंद उसकी जांघ पर लगी थी। लगभग कुछ सेकंड बाद उसकी नज़र धुंधली होने लगी और वह खुद को कमज़ोर महसूस करने लगी। खुशकिस्मती से वह अपने रक्त शक्ति का इस्तेमाल करके जहर के नीचे जाकर उसे ज़मीन पर फेंक पाए। उसे सीधे न छूना, मानो उसे अपने शरीर से खुरच रहा हो। लेकिन जल्द ही जहर की और गोलियां उसके ऊपर आ गईं। उसने रक्त शक्ति का इस्तेमाल करके उनमें से कुछ को रोक दिया और तीसरी गोली का पीछा किया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जो गोली अभी अभी उसके पास से गुजरी थी वह हवा में ही रुक गई और पीछे हटकर उसे पीछे से लगी। फिर से वही प्रभाव पहले की तरह हो रहे थे और उसके पास जहर को खत्म करने के लिए रक्त को कठोर करने वाले पदार्थ का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब जब वह अपनी स्थिति के बारे में अधिक जागरूक थी, तो वह देख सकती थी कि जहर की सभी गेंदों ने उसे घेर लिया था, सभी प्रकार के कोनों पर हमला करने के लिए तैयार। ये कोई आम इंसान नहीं है जिन्हें पिशाच बना दिया गया है। ये इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं? जिल ने सोचा। गेंदों को चकमा देने और अपने रक्त को कठोर बनाने के कौशल का उपयोग करने से उसका सब कुछ खत्म हो रहा था, और हर बार जब वह जहर की गेंद से टकराती तो वह और भी कमजोर हो जाती, वह स्थिर हो जाती, कुछ भी करने में असमर्थ हो जाती। या कम से कम पॉल ने तो यही सोचा था। उस पल पॉल को कुछ सुनाई दिया। सिर्फ एक या दो आवाज़ें नहीं, बल्कि कई तेज आवाज़ें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये पिशाच इतने शक्तिशाली हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं कब तक इनसे बच पाऊंगा। मैं मरना नहीं चाहता, मैं अपने बच्चों को फिर से देखना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं पॉल का अनुसरण करने के लिए सहमत हो गया था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यह मेरी मृत्यु होगी। अभी पॉल उस युद्ध के मैदान में मौजूद हर किसी के विचार और चीखें सुन सकता था, जैसे कि वे उसके मुखिया तक पहुंच रही थीं। उन्होंने ध्यान केंद्रित करने और उन्हें अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन ये कठिन था क्योंकि कुछ शब्दों के कारण उनका ध्यान भंग हो रहा था और गेंदें धीमी हो रही थीं। कैसा लग रहा है ये जानकर कि ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है? जिल बोली, तुम्हारी वजह से ये सब लोग लड़ने पर मजबूर हो गए हैं। वो जोर जोर से हंसने लगी। पॉल उन शब्दों से इतना प्रभावित हुआ कि वह घुटनों के बल गिर पड़ा। चीखें तेज होती जा रही थीं और ऐसा लग रहा था मानो वह सचमुच उनका दर्द महसूस कर रहा हो। जिल वहीं खड़ी हंसती रही जब जहर की गोलियां आखिरकार जमीन पर गिरीं। आखिरकार वह फिर से हिल डुल सकी। तभी हंसते हंसते उसे ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ उसके चेहरे पर इतनी जोर से टकरा रही हो कि उसके गाल और दांत टूटकर बिखर गए हों। मुक्का जोरदार था, बिल्कुल किसी लीडर के मुंह के जितना ही जोरदार, और उसे पता भी नहीं चला कि वह हवा में उड़ गई।
मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा कुतिया, पीटर ने कहा। 10वें दल के पीछे लैला और सिया युद्ध के बीच में थीं। चूंकि लैला एक सहायक किस्म की थी, वह तीर चलाती रही। युद्ध के बीच में उसके लिए नकारात्मक भावनाएं भी भरपूर थीं, इसलिए वह किसी भी समय अपने तीनों रूपों में से किसी एक में बदल सकती थी, लेकिन उसने अभी तक खुद को रोक रखा था, जब तक कि ज़रूरत न हो। हालांकि उसे इस बात ने चौंका दिया था कि अचानक सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया था और उसके चेहरे पर मौत का भाव था। उसे बहुत पसीना आ रहा था और उसकी सांसें तेज और तेज चल रही थीं, मानो कुछ हुआ हो। अब हमें दूसरे गेट पर जाना होगा, सिया ने कहा। यह एरिन है, उसे हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरे गेट पर ऐसा लग रहा था जैसे सिया ने कुछ सच देखा हो, क्योंकि आगे बढ़ रही थी लगभग 100 लोगों की एक और सेना। एरिन के पास सिर्फ वो खुद थी और वो 10 छात्र जिन्हें लियो पढ़ा रहा था। डरो मत दोस्तों, हम जानते थे कि यह एक संभावना है, लेकिन इसीलिए हमने प्रशिक्षण लिया था, है ना? एरिन ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा। बाकी लोग पहले से ही एक कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए यह संभव है कि वे हमें वापस न दे पाएं, लेकिन याद रखें कि पिछली बार क्या हुआ था, याद रखें कि आपके परिवार के सदस्यों के साथ क्या हुआ था। ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछली बार आपके परिवार को छीन लिया था, और ये वही लोग हैं जो फिर से वही करना चाहते हैं। वह चिल्लाए। ये शब्द छात्रों को दृढ़ संकल्प देने के लिए पर्याप्त थे, क्योंकि उन्हें याद आया कि पिछले हमले के बाद उन्होंने अपने प्रियजनों को अलविदा कहा था, और उससे पहले 10वें परिवार के बहादुर लोगों ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। उन सब के आगे एक नकाबपोश आदमी चल रहा था जिसके हाथ में 2 छोटे अजीब से दिखने वाले खंजर थे, जिन पर 3 कांटे थे, और उन्हें साइक के नाम से जाना जाता था। इसे एक और नाम हेपिन दिया गया था। अपनी क्यूई का उपयोग करके वह सामने वाले की ताकत को महसूस कर सकती थी, और यह निश्चित रूप से एक अन्य पिशाच शूरवीर की ताकत थी। कोई भी उससे बात नहीं करता। यह मेरा है, उसने कहा। हेयरपिन वाला हुड्धारी व्यक्ति आगे की ओर दौड़ा और उसने देखा कि टावर से गोलियां उसकी ओर आ रही हैं। उसने पहली गोली को चकमा दे दिया, लेकिन दूसरी गोली सफलतापूर्वक उस पर लग गई। टावरों की ताकत देखकर छात्र खुशी से झूम उठे, और जब नकाबपोश आदमी बाहर आया तो उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका कुछ मांस जमीन पर गिर गया था। फिर भी वह आगे की ओर दौड़ता रहा, और ऐसा लग रहा था जैसे चलते चलते उसकी हालत ठीक हो रही हो। ये दूसरे परिवार की क्षमता है, वह नुकसान को उलट सकता है, सावधान। एक छात्र चिल्लाया जैसे ही वह टावरों के पार गया और अब सीधे एरिन के सामने था। उसने अपनी बड़ी तलवार निकाली और एक हेयरपिन को अपनी बड़ी तलवार से रोक दिया, लेकिन दूसरी सीधे उसके पेट में जा लगी। उसे खून बह रहा था, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि इसके बजाय उसके अंदर एक नई ऊर्जा जाग रही थी और उसकी आंखें पीली पड़ने लगी थीं। तुम एक धामपीर हो, हुड वाले आदमी ने कहा। युद्ध के मैदान में अपना रास्ता बनाते हुए सिया और लेयला दोनों एक विशेष द्वार तक पहुंचने के लिए जितनी तेजी से हो सके दौड़ रही थीं। सिया के हाथ कांपना बंद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसने कुछ समय पहले ही यह सब देखा था, लेकिन साथ ही घायल पिशाचों, अपने पक्ष और दुश्मन पक्ष के लोगों तथा दर्द की चीखों के दृश्य उसे विचलित कर रहे थे, लेकिन ये सब अच्छे के लिए नहीं था। सिया ने अपने हाथ में चाबुक को थोड़ा जोर से पकड़ा और उसे रोकने आए एक पिशाच की ओर घुमाया। उस आदमी ने अपने बाएं हाथ से उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह कट गया और एक अंक कटने और अभी भी जलते हुए परी के खून के दर्द से उसके दाहिने हाथ से हथियार तुरंत गिर गया। इस हमले के प्रयास के दौरान सिया को अपने हथियारों के बारे में और अधिक जानकारी मिल गई थी, और उसे पता चल गया था कि वे एलेक्स के पास क्यों जा रहे थे, और अब वह और भी अधिक भयानक महसूस कर रही थी। ये सब मेरी ही गलती है। ये सारा बेतुका युद्ध इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि उन्हें एलेक्स के बारे में पता चल गया। अगर मैं चुप रहती और सिंडी से मिलने नहीं जाती तो इनमें से किसी को भी नुकसान नहीं होता। उसने खुद को दोषी ठहराया। युद्ध में मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद क्या मैं प्यो में इसलिए शामिल नहीं हुई क्योंकि वे शांति का उपदेश देते रहे, और अब मेरी स्वार्थी इच्छाओं ने मुझे ये भयानक परिणाम दिया है। इसका उत्तर हमेशा एक दूसरे से लड़ना ही क्यों होता है? पिशाच को चोट पहुंचाने के बाद सिया का हाथ कांपता देख लैला ने उसे गले लगाया और उसका हाथ पकड़ लिया ताकि वह कांपना बंद कर दे। मुझे पता है कि तुम उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन अगर तुमने उसे नहीं रोका होता तो वह हमें चोट पहुंचा देता। हम तो बस अपनी रक्षा कर रहे हैं, लैला ने उसे आश्वस्त किया। तो मेरी रक्षा के लिए शुक्रिया। अफसोस, इस सब ने सिया के लिए और भी बुरा कर दिया। वह जानती थी कि लैला का इरादा सिर्फ अच्छा था, लेकिन अगर उसे पता होता कि सिया ने क्या किया है तो क्या वह तब भी ऐसा सोचती? सिया की लड़ाई झगड़े से नफरत कभी किसी से छिपी नहीं थी, और यही वजह थी कि प्यो ने उसे एक एजेंट बना दिया था। जब उसे लैला पर नज़र रखने का काम सौंपा गया था तो वह उसे और अच्छी तरह जानना चाहती थी। एक बार वह किसी और एजेंट के साथ रहने वाली थी जो समझ सकता था कि वे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वे दोनों एक ही तरह की परिस्थितियों से गुजर रहे थे। लैला को देखकर और उसके साथ दोस्ती का ढोंग करके उसे सचमुच ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच अच्छी बनती जा रही है।
शायद क्योंकि लैला उसकी पहली मित्र थी, सिया ने क्विन को ऐसा व्यक्ति समझा था जो उसके रास्ते में आ सकता था। हालांकि अभी उसे सचमुच एहसास हुआ कि उसने कितनी मूर्खतापूर्ण हरकत की थी। सीधे शब्दों में कहें तो उसे जलन हो रही थी। जलन इस बात की थी कि उसकी इकलौती दोस्त उसे छोड़कर क्विन को चुनेगी, और यह बिल्कुल साफ था। क्योंकि वह अपने अहंकार को दबा नहीं पाए, इसलिए उसने ये सब किया। यही विचार उसके दिमाग में घूम रहे थे। लैला, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वादा करता हूं कि मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम इन सब से बच जाओ, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। एरिन के पेट में छेद हो गया था, और हालांकि ज्यादातर लोगों को इस समय दर्द होता, लेकिन उसे अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा था। एक पिशाच शूरवीर के खिलाफ वह खुद को रोक नहीं पाए, इसलिए उसने उस ऊर्जा को अपने शरीर पर हावी होने दिया। उसकी आंखों में एक पीली चमक आ गई, और उसकी तलवार को शक्ति मिल रही थी। उसने तलवार घुमाई और इसके साथ ही रक्त प्रहार सक्रिय हो गया, और सामान्य लाल रंग भी पीले रंग में बदल गया। शूरवीर कुछ कदम पीछे हटा और एक रक्त दीवार खड़ी कर दी, लेकिन वह आसानी से टूट गई। कोई और विकल्प न होने पर उसे अपनी बाहों पर रक्त कठोरता का इस्तेमाल करके हमले को रोकना पड़ा, लेकिन जब एरिन का हमला उस पर लगा तो वह भी टूट गया। इसे रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उसने जो कुछ भी किया वह एक तरफ गिरकर और अपने शरीर पर अपना बायां हाथ रखकर किया। ऐसी जगह पर एक धामपीर, 10वां परिवार न सिर्फ एक रक्त परी को छुपा रहा है, बल्कि तुम भी। क्या तुम पागल हो गए हो या दुनिया से सारे पिशाचों का सफाया करने का इरादा रखते हो? शूरवीर गुस्से से चिल्लाया, जबकि उसका बहुत सारा खून बह गया था। वैसे तो उसके बचे हुए हाथ का जख्म कम से कम ठीक होना शुरू हो जाता, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे ऐसा करने से रोक रहा था। यह कोई ऐसा असर नहीं था जिसके बारे में उसे पता था कि धामपीरों का असर होता है, जरूर कुछ और ही होगा। फिर भी उसने अपना दूसरा हाथ अपनी बांह पर रखा, और जल्द ही बांह पुनः वहीं दिखाई देने लगी जहां वह पहले थी। वह फिर से ठीक हो रहा है। नहीं, यह कोई उपचार क्षमता नहीं है, ये कुछ और है, एक अलग क्षमता, एरिन ने सोचा, क्योंकि वह जानती थी कि क्यूई का पिशाचों पर क्या प्रभाव होना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि क्यूई का इस्तेमाल करके घाव भरने से रोकने का उनका फायदा दूसरे परिवार की अपनी ही इस तरह के जख्मों को भरने की क्षमता से कम हो रहा था। हालांकि उन्हें दूसरे परिवारों के खिलाफ अब भी काफ़ी उपयोगी होना चाहिए था, लेकिन इस जानकारी ने मौजूदा हालात में एरिन की कोई मदद नहीं की। सब लोग, टावरों की रेंज में एक लाइन बना लो, तुम्हारे हमले उनसे ज़्यादा ताकतवर होंगे। याद रखो लियो ने तुम्हें क्या सिखाया था, वे अपनी क्षमता से हमेशा के लिए ठीक नहीं हो पाएंगे। एरिन ने आदेश दिया, और बाकी लोगों ने लगभग तुरंत उसका पालन किया। जिन 10 सैनिकों को लियो क्यूई का इस्तेमाल करना सिखा रहा था, वे एक कतार में शूरवीर के आगे भागने लगे। शूरवीर उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन एरिन उसे कोई मौका नहीं दे रही थी। वह शायद इस घाव को भर सकता था, लेकिन उसे एक बुरा पूर्वाभास था कि उससे मुंह मोड़ने पर उसकी जान जा सकती है। वह सीधे उसके सामने आए और अपनी तलवार नीचे की ओर घुमाई, लेकिन वह पीछे हट गया। मैं ज्यादा ताकतवर और तेज महसूस कर रही हूँ, इस बार मैं कर सकती हूँ, एरिन ने मन ही मन सोचा, क्योंकि हर वार के साथ उसके वार तेज होते जा रहे थे। 10वें परिवार के क्यूई उपयोगकर्ताओं ने क्यूई से युक्त रक्त के प्रहार किए। बाकी लोगों ने रक्त की दीवारें खड़ी कर दी, लेकिन जब हमले उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली निकले तो वे हैरान रह गए। उनमें से कुछ के अंग कट गए या वे बुरी तरह घायल हो गए, तभी उन्हें इस बात का एहसास हुआ। दूसरे परिवार में हर किसी के पास क्षमता पर इतना अच्छा नियंत्रण नहीं था, वे केवल आंशिक रूप से घावों को ठीक करने में सक्षम थे, कई मामलों में वे बहुत अधिक महान निकले और इससे 10वें परिवार को आत्मविश्वास मिला। हालांकि दूसरे परिवार के लगभग 100 लोग अभी भी वहां थे, और उन्होंने भी जवाबी हमले शुरू कर दिए। वे हर जगह से आ रहे थे और उन सभी को रोकना नामुमकिन था। शुक्र है कि उन्होंने बेहतरीन कवच पहन रखा था जिससे उनकी सुरक्षा बढ़ गई, इसलिए उन्हें ज़्यादा चोटें नहीं आईं। फिर भी अगर चीज़ें इसी तरह चलती रहीं तो वे हार जाएंगे। आखिरकार उनमें से एक के पेट में गहरी चोट लग गई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे सोच रहे थे कि क्या उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन तभी 3 हरी लपटें उनकी ओर तेजी से निकल आईं। जब ये सैनिकों पर गिरा तो उनके शरीर में आराम आने लगा और उनके घाव भरने लगे। हम तुम्हारा साथ देने की पूरी कोशिश करेंगे, लैला थोड़ी दूर से चिल्लाई, लेकिन वह अपनी सामान्य अवस्था में नहीं दिख रही थी, क्योंकि उसके शरीर का निचला हिस्सा अब सांप जैसा लग रहा था। नकारात्मक भावनाओं का पोषण करके वह अपने तीसरे रूप में विकसित होने में सफल हो गई थी। इसके साथ उसके तीर बफ दे सकते थे, उसके सहयोगियों को ठीक कर सकते थे और साथ ही वह नुकसान भी पहुंचा सकती थी। आमतौर पर ऐसी चीजें देखकर मूल रूप से इंसानी सैनिक डर जाते थे, लेकिन इन सैनिकों के साथ ऐसा नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने जेल में रहते हुए इससे भी ज्यादा डरावनी चीजें देखी थीं। अपने सांप रूप में लैला 2 मीटर लंबी हो गई थी और सिया उसकी पीठ पर सवार थी। उसने चाबुक से अपनी दोस्त की रक्षा करने की पूरी कोशिश की, आने वाले हमलों को रोका और जो भी उसके बहुत करीब आया उसे दंडित किया, क्योंकि अब सैनिकों को टावर की परवाह नहीं रही और वे आगे बढ़ रहे थे।
लाल लपटों वाले 3 तीरों को निशाना बनाते हुए समूह एक और लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था। जैसे ही एरिन ने देखा कि लैला लड़ाई में शामिल हो गई है, उसने और समय बर्बाद करना बंद कर दिया और उसे छोड़ दिया। अब तक शूरवीर उसके कई हमलों को रोक रहा था, लेकिन अब जब वह उसकी नई गति की आदी हो गई थी तो उसकी बेहतर तलवारबाजी का असर दिखने लगा था। उसके घाव इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि वह खुद को ठीक नहीं कर पा रहा था, और यह भी कि आखिरकार उसके एमसी सेल खत्म हो जाएंगे। और वह समय उसकी अपेक्षा से भी पहले आ गया था। यह महसूस करते हुए और जानते हुए कि उसका समय समाप्त हो रहा है, उसने अपने परिवार के सदस्यों को आगाह करने के लिए अपने आखिरी मौके का इस्तेमाल किया। ये धामपीर सभी पिशाचों की मौत का कारण बनेगा। उसने चिल्लाते हुए अपने हाथ छोड़ दिए और हार मान ली। ईरन ने पहले ही अपनी तलवार को सीधा घुमा लिया था और पिशाच शूरवीर का सिर काटने से पहले वह उसकी गति को रोक नहीं सकी। अजीब बात यह थी कि एक वैम्पायर नाइट से लड़ने के बावजूद एरिन जरा भी थकी हुई महसूस नहीं कर रही थी। इसके विपरीत नाइट को मारने के बाद उसके अंदर की ऊर्जा और बढ़ गई और उसे खर्च करने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ा। अफसोस, लगता है मैं थोड़ी देर से आया, एक महिला की आवाज़ ने तटस्थ स्वर में कहा। उसी क्षण वे सभी पिशाच जो आगे बढ़कर हमला कर रहे थे, पीछे हटकर उस जगह पर पहुंच गए जहां से टावरों की सीमा के बाहर से आवाज़ आई थी। कुछ क्षण के लिए गेट के पास लड़ाई रुक गई। नेता, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये खतरनाक है, आपको वापस लौट जाना चाहिए। उसके बगल में खड़े पिशाचों ने जल्दी से झुकते हुए महिला को सावधान किया। बड़ी काली गौथिक पोशाक पहने कोई और नहीं बल्कि सिंडी चा थीं। तुम मेरे एक शूरवीर को पहले ही हरा चुकी हो, तो क्यों ना हम इस लड़ाई को यहीं खत्म कर दें। आखिरकार तुम्हारे खूबसूरत चेहरों को बिगाड़ना मेरे दिल को कितना दुख देगा, लड़कियों। सिंडी ने सुझाव दिया और उसी पल उसकी नज़र सिया पर पड़ी, जो लैला द्वारा उसके परिवर्तन को रद्द करने के कारण नीचे उतर गई थी। अब उसने ऐसा करना सीख लिया था। ओह सिया, मैं तुम्हें यहाँ देखकर हैरान हूँ। क्या तुम उन्हें बता सकती हो कि लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है? हम धामपीर क्यूट के बारे में कुछ भी नहीं जानने का नाटक भी कर सकते हैं। हमें बस रक्त परी चाहिए, और तुम्हें पता होना चाहिए कि वह कौन है। आखिरकार आप ही तो थे जिन्होंने हमें इसके अस्तित्व के बारे में बताया था।